Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu newspaper as well as Indian Express। तो स्टूडेंट आज है 1 मई एंड आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कौन सा इंटरनेशनल डे है उसको डिस्कस करेंगे और उसके अलावा यू शुड ऑल्सो नो कि आज के दिन इंडिया की 2 स्टेट्स हैं जिनको हमने आज क्रिएट किया था, इसलिए वो अपना यहाँ पे बर्थडे या क्रिएशन डे क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली व्हाट आई वांट यू टू गिव मी द आंसर टू इज कि कौन सी 2 स्टेट्स हैं जिनका फॉर्मेशन 1 मई को हुआ था। सो कौन सी 2 स्टेट्स हैं जो अपना बर्थडे या अपना फॉर्मेशन डे 1 मई को सेलिब्रेट करते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ट्राई टू फाइंड आउट कौन सी 2 स्टेट्स हैं। ओके, इसके अलावा वेरी पॉपुलरली जो 1 मई होता है इसको मे डे भी बोला जाता है और इट इज ऑल्सो नोन एज द इंटरनेशनल लेबर डे। इसको इंटरनेशनल वर्कर्स डे भी बोला जाता है। ओके, इंटरनेशनल वर्कर्स डे। तो ये इररिस्पेक्टिव ऑफ कि 1 मई को कौन सा डे है, मंडे है, ट्यूसडे, उससे हमें मैटर नहीं है, बट 1 मई को हम सब लोग मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज वर्ल्ड की 1 मई को अपना इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे यूएस जो है वो सितंबर के अराउंड में करता है बिकॉज ऑफ इट्स लोकल रीजन, बट हम इंडिया में देखें या वर्ल्ड ओवर देखें, जितनी भी सोशलिस्ट कंट्री उनमें देखें तो इट इज डे 1 मई, जिस दिन हम हमारा जो इंटरनेशनल आपका लेबर डे है या इंटरनेशनल वर्कर्स डे है उसको सेलिब्रेट करते हैं। एंड जस्ट लाइक ऑलवेज हर साल का जो पर्टिकुलर आपका मे डे होता है, इंटरनेशनल लेबर डे होता है, उसका एक थीम होता है। तो जो 2025 का थीम है वो है सोशल जस्टिस एंड डिसेंट वर्क। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ए-लेट में, क्लैट के अंदर में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि भाई इस बार का जो इंटरनेशनल लेबर डे था उसका थीम क्या था। तो रिमेंबर इसका थीम था सोशल जस्टिस एंड योर डिसेंट वर्क। तो अगर हम बात करें कि हमने ये इंटरनेशनल लेबर डे का, ये पर्टिकुलर डे का सेलिब्रेशन कहां से आता है, तो यू शुड नो कि बिफोर 1700 इंडस्ट्रीज टाइप की कोई जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, आपके फैक्ट्रीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड जो था वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होता था, या फिर सब जो थे वो स्पेयरली या एक स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर कास्ट होती है जैसे इंडिया में, वो पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर जॉब को करती थी। बट इंडस्ट्रीज का फंक्शन जहां पे एक सिस्टमेटिक वे के अंदर में प्रोडक्शन किया जाए वो आपका स्टार्ट हुआ है ओनली आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एंड 1750s में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, सो अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन मूव फ्रॉम एग्रीकल्चर टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। बट वहां पे क्या था कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते थे, तो लेबर एक्सप्लॉयटेशन जो था वो बहुत कॉमन था, बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस के अंदर में उनको वर्क करना पड़ता था, वर्किंग आवर्स कुछ नहीं होते थे, जिस वजह से उन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता था। फिर ईयर्स आते हैं या सेंचुरी आती है, 19th सेंचुरी आती है, एंड तब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि हमें यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं, उनके राइट्स को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। एंड यू नो द वेरी फेमस रशियन रेवोल्यूशन, ये तो डील ही वर्कर्स के प्रोटेस्ट से ही करता है, वहीं से निकल के कहीं ना कहीं रशियन रेवोल्यूशन आया था आपका। ओके, तो यहाँ पे 19th सेंचुरी के अंदर में बहुत जगहों पे, बहुत कंट्रीज में लेबर मूवमेंट इनिशिएट होते हैं, स्पेसिफिकली ब्रिटेन के अंदर में होते हैं, यूरोप के अंदर में होते हैं, बिकॉज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले वहां पे आया। एंड वहां पे फर्स्ट टाइम वर्कर्स ने क्या डिमांड स्टार्ट करी कि सबसे पहले कि भाई एक दिन का जो वर्क डे है वो 8 आवर्स का होना चाहिए, 10, 12, 16, 18 का नहीं, 70 आवर्स वर्क वीक नहीं होना चाहिए, 90 आवर्स वर्क वीक नहीं होना चाहिए, 8 आवर्स और वर्क डे इज इनफ। ओके, इसके बाद फेयर वेजेस हमें मिलने चाहिए, जो हम काम कर रहे हैं उसका फेयर हमें हर्जाना मिलना चाहिए, हमने जो काम किया उसका प्रॉपर वेज हमें मिलना चाहिए। एंड थर्ड इज कि हमें सेफ वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आप पर्टिकुलर मशीन है जिसके अंदर में डिफरेंट ब्लेड्स लगी हुई हैं, तो आपके पास में कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है, आपके उन ब्लेड्स के और आपके बीच में कोई भी इस टाइप का लेट्स से कि कोई स्टील का वॉल क्रिएटेड नहीं है जिससे आपको भी उससे इंजरी हो सकती है। एंड इट वॉज वेरी कॉमन इन दैट टाइम, एंड आज के टाइम में भी इट इज नॉट दैट वेरी अनकॉमन, बट आज भी इस टाइप की ट्रेजेडीज हो जाती हैं। तो दीज वर द मेन डिमांड्स जो 19th सेंचुरी में हमने इनिशिएट करी और जिसके बेसिस पे आपका इंटरनेशनल लेबर डे है जो इनिशिएट हुआ। अब कई बार आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि सबसे पहले इंटरनेशनल डे कब सेलिब्रेट करा था, या इसका जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन है फर्स्ट टाइम का कब है। तो पहला डॉक्यूमेंटेशन है वो हुआ था न्यूयॉर्क सिटी के अंदर में, जब 1882 में सेंट्रल लेबर यूनियन ने 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे को सेलिब्रेट करा। तो इट वाज 1 मई इन 1882। न्यूयॉर्क सिटी वाज अ प्लेस जहां पे वहां की एक यूनियन, सेंट्रल लेबर यूनियन, जिसने इस पर्टिकुलर डे को सेलिब्रेट किया था।
इसके बाद देयर इज अनदर पर्टिकुलर इंसिडेंट जिसने इंटरनेशनल डे को और भी ज्यादा पॉपुलराइज करा, दैट वाज द हे मार्केट अफेयर इन शिकागो, जो बेसिकली टुक प्लेस ऑन 1 मई। इसलिए वर्ल्ड ओवर अब हम 1 मई के दिन को ही इंटरनेशनल लेबर डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ओके तो इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को होता है। इसकी थीम है सोशल जस्टिस एंड डिसेंट वर्क। क्या डिमांड्स थी इनकी? 8 आवर का वर्क डे होना चाहिए, फेयर वेजेस मिलने चाहिए और हमारे पास सेफ्टी रेगुलेशंस होनी चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 1882 में किया गया था, बट 1 मई को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन कब से मिलनी स्टार्ट हुई? 1886 से, जब शिकागो में हे मार्केट अफेयर हुआ। ओके सो दीज आर सम डिटेल्स। इसके बाद अगर हम आते हैं लेबर डे इन इंडिया के बारे में, तो सबसे पहले इंडिया के अंदर में लेबर डे जो था वो ब्रिटिश इंडिया के टाइम में जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसमें एक पर्टिकुलर लेबर यूनियन या लेबर पार्टी, लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, दैट इज द फुल नेम ऑफ द पार्टी। ये मत समझ लेना लेबर किसान पार्टी नाम है, पूरी पार्टी का नाम है लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान। इट वाज द फर्स्ट पार्टी जिसने चेन्नई के अंदर में May 1, 1923 को इंडिया का पहला इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट किया था। ओके सो रिमेंबर, इंडिया में पहला लेबर डे कब मनाया गया था? 1 May 1923 को। कहां पे मनाया गया था? चेन्नई में बनाया गया था। कौन सी पार्टी थी? लेबर किसान पार्टी थी। एक पर्सन का नाम भी पे मल्ल्यापुरम सिंगरवेलु चेतियार, जो बेसिकली कम्युनिस्ट लीडर थे, एंड ही वाज द वन जो इस पार्टी के लीडर थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर सेलिब्रेशन को वहां पे हेल्ड करा था। ओके बट रिमेंबर कि 1 May 1923 वाज द ईयर जब चेन्नई में हमने पहला इंटरनेशनल लेबर डे करा था। और इंडिया में से और भी नाम से जाना जाता है, कामगार दिवस, कामगार दिन, या फिर अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस। तो इस तरीके से हिंदी में से अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस हम बोल सकते हैं। आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 23 है एंड 24 है, जो कहीं ना कहीं लेबर से और चाइल्ड लेबर से स्पेसिफिकली डील करता है। ओके तो ये है रिगार्डिंग लेबर डे। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, 1 May इज ऑल्सो द फॉर्मेशन डे ऑफ 2 स्टेट्स इन इंडिया। कौन सी वो 2 स्टेट्स है? कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। बाकी इंटरनेशनल लेबर डे की इंफॉर्मेशन आपके सामने है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जो इस आज की सबसे बड़ी न्यूज है वो है बेसिकली कि जो कैबिनेट है उसने कास्ट इन्यूमरेशन को, सेंसस के अंदर में कास्ट को भी इंक्लूड करने की जो डिमांड थी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज की, बहुत सारे आपके लोअर कास्ट के लीडर्स की, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। एंड जो आपका नेक्स्ट सेंसस होगा, जब भी होता है वो सेंसस, उस पर्टिकुलर सेंसस के अंदर में कास्ट इन्यूमरेशन भी करा जाएगा, विच मींस कास्ट बेस्ड डेटा भी अवेलेबल होगा। तो प्रोबेबली जो भी ये पर्टिकुलर सेंसस होता है उसमें हमें क्या क्या डिटेल्स मिलेगी? तो एक तो हमें ये पता पड़ जाएगा कि डिफरेंट जो कास्ट की या शेड्यूल कास्ट एक्सेट्रा की जो कैटेगरीज हैं, उन सब कैटेगरीज में हर कौन सी कास्ट आती है और कितना उनका नंबर है, कितना परसेंटेज उनका नंबर है। तो इससे पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हमें नया डेटा मिलता है कि एससीज इतने, एसटीज इतने हैं, ओबीसीज इतने हैं, जनरल कास्ट इतने हैं, तो हो सकता है जो रिजर्वेशन का परसेंटेज है वो शायद थोड़ा सा चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना ने अभी अभी शेड्यूल कास्ट में सब कैटेगराइजेशन करा है एंड नाउ दे आर सेइंग कि अगर सेंसस के बाद इनकी पॉपुलेशन का जो पर्टिकुलर एस्टिमेशन है वो ज्यादा निकलता है तो एससीज, एसटीज, ओबीसीज को वापस से यहां पे रीड्राफ्ट किया जाएगा और फिर उनका जो परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन है एटलीस्ट तेलंगाना स्टेट में उसको इंक्रीज किया जाएगा। ओके अब यहां पे ये जो पर्टिकुलर कास्ट इन्यूमरेशन का हम डिसाइड कर रहे हैं, इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि इंडिया जो है वो सेंसस कंडक्ट कर रहा है, या इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि इंडिया के अंदर में कास्ट इन्यूमरेशन करा जा रहा है सेंसस के अंदर। बट सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में सेंसस होता क्या है। तो सेंसस इज बेसिकली जिसके अंदर में जो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है किसी पर्टिकुलर एरिया की, उसका एक तो इन्यूमरेट किया जाता है, उसका जो डेमोग्राफिक डेटा, उसका जो इकोनॉमिक डेटा है, उसका जो सोशल डेटा है, वो सब कुछ उसके अंदर में आपका लिया जाता है और उसी बेसिस पे जो गवर्नमेंट होती है वो पॉलिसी ड्राफ्ट करती है। तो ऐसे में समझिए कि सेंसस सिर्फ हमें डेटा या हमें सिर्फ ये जानने के लिए इंडिया में पॉपुलेशन क्या है, सिर्फ उसी पर्पस के लिए कि हमें एक आइडिया लग जाए, इसलिए नहीं किया जाता है। ये जो पर्टिकुलर सेंसस डेटा होता है, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाती है उसका प्राइमरी बेसिस सेंसस ही होता है। अगर सेंसस डेटा एकदम अपडेटेड है तो जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जो भी स्कीम्स लॉन्च करे जाते हैं, जो भी प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं, उनका बेसिस सेंसस ही होता है। इसलिए रेगुलरली हर 10 ईयर के इंटरवल्स पे हम सेंसस कंडक्ट करते हैं।
ओके अब यहां पे जो ये पर्टिकुलर कास्ट इन्यूमरेशन है, इसके अलावा ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आई सेड कि कास्ट सेंसस हमने पहले भी किया है, बट इंडिपेंडेंस के बाद हमने कास्ट इन्यूमरेशन, हर किसी पर्सन का कास्ट इन्यूमरेशन नहीं किया था। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं और इस पॉइंट को मैं समझाऊंगा भी, क्योंकि कुछ ने जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उनको दिमाग में आ रहा होगा कि हमने 2011 में एक SECC किया था, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया था, तो क्या वो सेंसस नहीं है? तो हम वो भी डिस्कस करेंगे कि क्या वो सेंसस की डेफिनेशन में फॉल करेगा या नहीं करेगा। एंड इन केस आपको खुद से पढ़ना है तो आज के हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस दोनों न्यूज़पेपर के अंदर में कास्ट सेंसस की हिस्ट्री, कास्ट सेंसस आज तक जो हुए हैं उन सब के बारे में, गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो डिफरेंट स्टेट्स आपकी कास्ट सेंसस करा रही हैं क्या वो सेंसस हैं या वो कुछ और हैं, जो SEC कराया गया था क्या वो सेंसस की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा। तो ये सब क्वेश्चन भी आज के उसमें, बट आप सबके लिए बेनिफिट के लिए यहां पे हम सब कुछ कंपाइल कर रहे हैं और सब कुछ यही डिस्कस कर रहे हैं। तो जो कुछ भी कास्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, चाहे कास्ट का या सेंसस का, वो सब इस PPT के अंदर में है। तो आप नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बना के आपके सारे डाउट जो हैं, जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो यहां पे आपके कवर हो जाएंगे। ओके तो ये जो पर्टिकुलर आपका कास्ट सेंसस होगा ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज पोस्ट इंडिपेंडेंट, आफ्टर इंडिपेंडेंस ये पहली बार है जब हम कास्ट इन्यूमरेशन कर रहे हैं। ओके तो ये पहला कास्ट बेस्ड सेंसस होगा अगर हम इस बार के सेंसस में कास्ट को भी इन्यूमरेट करते हैं। ओके इससे पहले जो लास्ट कास्ट सेंसस हुआ था, कास्ट इन्यूमरेशन हुआ था, वो 1931 में हुआ था। ओके जो लास्ट कास्ट सेंसस हुआ था वो 1931 में हुआ था। ये प्लीज आप कहीं पे लिख लीजिए और मैं आपको बताता हूं इसमें कि ये डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो 1931 में लास्ट कास्ट सेंसस हुआ था, ये मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं बिकॉज आप बहुत बार कहीं पे पढ़ोगे, अच्छी ऑथेंटिक बुक्स में पढ़ोगे तो वहां पे आपको एक टाइपो कह सकते हैं आप, ये लिखा मिलेगा कि 1931 में पहली बार कास्ट सेंसस हुआ था, विच इज नॉट ट्रू। जब पहली बार आपका ऑर्गेनाइज ऑफिशियल कास्ट आपका सेंसस हुआ था उसमें भी कास्ट इन्यूमरेशन हुआ था जो 1881 में हुआ था। 1931 में लास्ट कास्ट सेंसस हुआ है, ना कि फर्स्ट। तो हमेशा याद रख लेना, लास्ट कास्ट सेंसस रख लो और स्टार बना के लिख लो, नॉट फर्स्ट कास्ट सेंसस। तो पहली बार कास्ट इन्यूमरेशन 1931 में नहीं हुई थी। ये चीज आपको याद रखनी बिकॉज ये कई बार आपको गलत मिल जाएगी। ठीक है तो ये पर्टिकुलर चीज है। दूसरा जो ये नेक्स्ट सेंसस है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये इंडिया का फुली डिजिटल, फर्स्ट फुली डिजिटल सेंसस होगा। 2011 के अंदर में भी डिजिटल डिवाइसेस को यूज किया गया था बट इट वाज नॉट यूज्ड एवरीवेयर। बट ये जो पर्टिकुलर अब नेक्स्ट सेंसस होगा, प्रोबेबली सेंसस 21 जो होगा वो फर्स्ट फुली डिजिटल सेंसस है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लिख लीजिए कहीं पे बिकॉज ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि पहला डिजिटल सेंसस कौन सा है। तो अगर वो वहां पे 2021 दिख रहा है, 2011 भी लिख रहा है, तो भी आप आई वुड से कि सेंसस 21 को मार्क करके आना बिकॉज दैट वुड बी द मोर एप्रोप्रिएट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है अब हम आते हैं पहले कास्ट सेंसस भी डिस्कस करेंगे बट पहले हम सेंसस को डिस्कस कर लेते हैं। सेंसस क्या होता है वो हमने डिस्कस कर ही लिया है। अब हम बात करते हैं कि सेंसस की हिस्ट्री क्या रही है। तो बिफोर इंडिपेंडेंस जब ब्रिटिशर्स थे आपके, तो पहली बार जो एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट किया गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट जो किया गया था सेंसस का वो 1872 में किया गया था। बट ये जो पर्टिकुलर आपका सेंसस था ये आपका नॉन सिंक्रोनस था। और नॉन सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? विच मीन्स कि जो पूरा ब्रिटिश इंडिया का टेरिटरी था उसमें ये जो पर्टिकुलर सेंसस है ये एक साथ कंडक्ट नहीं किया गया था। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आज की बात करें तो मान लो अभी राजस्थान में सेंसस हो जाता है, तो अभी राजस्थान में हो रहा है तो MP में नहीं हो रहा है, कोलकाता में नहीं हो रहा है। और हो सकता है कि राजस्थान की बहुत सारी पॉपुलेशन 2 महीने बाद कोलकाता मूव कर गई। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो पॉपुलेशन अभी राजस्थान में मैंने इन्यूमरेट करी है 2 महीने बाद वो पॉपुलेशन वहां चली गई और मैं 2 महीने 3 महीने बाद अगर कोलकाता में या बंगाल के अंदर में वहां पे सेंसस कर रहा हूं तो ये पर्टिकुलर कास्ट डेटा जो है वो ऑथेंटिक नहीं रहेगा। तो इस वजह से बिकॉज एक्यूरेसी नहीं रहती है तो इसलिए ये नॉन सिंक्रोनस है, सब जगह कराया भी नहीं गया था और एक टाइम पे नहीं किया गया था तो इस डेटा को एक्यूरेटली नहीं मानते हैं। बट एक बार की एक शुरुआत वहां पे हो गई थी। ओके तो रिमेंबर दिस फैक्ट। नेक्स्ट इज उस टाइम में हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो लॉर्ड मेयो, द वेरी फेमस लॉर्ड मेयो, जिनके नाम पे एक अजमेर के अंदर में एक पर्टिकुलर स्कूल भी रन करता है जो बेसिकली लॉर्ड मेयो ने इनिशिएट किया था सो दैट जो प्रिंसली स्टेट्स के अंदर में किंग्स और उनके जो वंशज हैं, प्रिंसेस हैं, वो जाके वहां पे बढ़ सके। ओके तो लॉर्ड मेयो जो है वो गवर्नर जनरल थे जब उन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपका ये अटेम्प्ट किया।
बट इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है जो क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि इंडिया के अंदर में पहला ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था। तो यहां पे कीवर्ड है ऑफिशियल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहला ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था, तो वो 1872 में नहीं हुआ था, वो उसके नेक्स्ट उसके 10 ईयर्स लेटर हुआ था, आपके 1881 में। ओके और 1881 वाज द ईयर जिसके बाद से हर 10 इयर्स के अंदर में आपका सेंसस कंडक्ट होता है। ओके तो 1881 में हमने पहला ऑफिशियल सेंसस किया था और उसके बाद से हर 10 ईयर के इंटरवल पे 10 इयर्स या हर डेकेडल, इट्स अ डेकेडल एक्सरसाइज, हर 10 साल में हम ये पर्टिकुलर कंडक्ट कराते हैं। और आज तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम ब्रेक नहीं हुआ था अंटिल वी केम टू 2021 जब कोविड-19 की वजह से हमें पोस्टपोन करना पड़ा। एंड दिस इज आवर बैड लक कि आज आपका 2026 आ चुका है और अभी तक हमने सेंसस 2021 का यहाँ पे इन्यूमरेशन करानी है। एंड नाउ द इश्यू इज कि वेरी सुन 2031 वुड बी देयर एंड उसके बाद जस्ट 4 साल बच रहे हैं और उसके बाद में 2031 का करना है। तो एक बार का पैसा आप 21 को कंडक्ट करने में कर दोगे और 4 साल बाद फिर से आप सेंसस 2031 के लिए करोगे, तो आप अननेसेसरी का यहाँ पे जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो किया जाएगा। अब 1881 में पहला कास्ट सेंसस हुआ है। उस टाइम के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन वाज द वन जिन्होंने पहला ऑफिशियल सिंक्रोनस आपका सेंसस यहां पे कंडक्ट कराया था। ओके और ये जो पर्टिकुलर सेंसस कराया गया था, इट वाज डन अंडर द फर्स्ट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। पहले सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे W.C. प्लाउडन। W.C. प्लाउडन was the first census commissioner of India। तो यहाँ पे 3-4 इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो गई आपके सेंसस के लिए। हिस्ट्री का अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो अराउंड इन्हीं के अराउंड पे घूमता है। ओके तो ये रहा रिगार्डिंग कि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या हुआ था। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि कास्ट आपकी हर साल इन्यूमरेट करी जाती थी। लास्ट टाइम इट वाज डन इन 1931, तो इट वाज द लास्ट कास्ट सेंसस। तो ये पॉइंट आप जरूर से याद रख लेना। ओके तो अब 31 हो गया, 47 हो गया, हम इंडिपेंडेंट हो गए। आफ्टर इंडिपेंडेंट अब ब्रिटिशर्स नहीं कंडक्ट करेंगे, अब हम करेंगे। तो हमने कैसे स्टेट किया? तो पहली चीज तो ये कि अगर एक सेंसस आपका गवर्नमेंट का काम है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर लॉ होना चाहिए। बिकॉज आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन अगर यहां पे मुझे कोई भी एग्जीक्यूटिव को कोई भी वर्क करना है तो उसके लिए लॉ की बैकिंग होनी चाहिए। तो इसलिए हमने 1948 में सेंसस एक्ट जो है उसको क्रिएट किया। ओके और आज भी इंडिया के अंदर में जो सेंसस कंडक्ट किया जाता है वो एज पर प्रोविजंस ऑफ सेंसस एक्ट 1948 ही करा जाता है। एंड दिस इज द पर्टिकुलर सेंसस जहां पे पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है कि वो चाहे तो यहां पे सेंसस क्रिएट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां ये समझिए कि यहां पे पब्लिक ऑफ इंडिया का जो डेटा है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो ली जा रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अभी तक परमिशन नहीं है। और वो परमिशन कौन दे सकते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, जो कहां बैठते हैं? पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और पार्लियामेंट ने लॉ बना के यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी है। अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेंसस एक्ट 1948 जो है वो ये पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। सेंसस की जो पावर है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, विच मींस स्टेट गवर्नमेंट सेंसस कंडक्ट नहीं करा सकते। स्टेट गवर्नमेंट सेंसस नहीं करा सकते। तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि अभी अभी बिहार ने यहां पे कास्ट सेंसस किया था, कुछ टाइम पहले कर्नाटका की न्यूज में थी 24 में उसका डेटा आया है, थोड़े टाइम पहले तेलंगाना ने अपना कास्ट सेंसस रिलीज करा है। सो व्हाट इज इट अबाउट? क्या वो एक्चुअल में सेंसस है या नहीं? तो यहां पे समझिए कि अगर मैं किसी चीज को सेंसस कहने लग जाऊं तो वो एक्चुअल में सेंसस नहीं होगा। रिमेंबर दिस कि अगर मैं किसी चीज को सेंसस बोल रहा हूं, अगर मैंने उसका नाम सेंसस रख दिया तो उसका मतलब है थोड़ी ना उसमें सेंसस की क्वालिटी आ जाएंगी। तो यहां पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई भी करा है कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं जिन्होंने जो डिफरेंट कास्ट आपके सेंसस करे हैं उनको वो कास्ट सेंसस बोल रहे हैं, वो कास्ट सेंसस नहीं है, वो सब कास्ट सर्वे हैं। ऑल ऑफ दीज आर कास्ट सर्वे और वो सेंसस की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते हैं। बिकॉज एज पर सेंसस एक्ट 1948, बिकॉज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहां पे सेंसस करने की पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये पावर नहीं है। मोरओवर यहां पे आपके 2011 में एक अलग से एक्सरसाइज करी गई थी जिसे बोला जाता है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा था। 2011 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने SECC कंडक्ट किया था, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया था। यहां पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई करा है कि ऑल्दो इट वाज कॉल्ड एज सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, इट वाज आल्सो अ कास्ट सर्वे।
सो रिमेंबर, आज तक आफ्टर इंडिपेंडेंस आपका कोई भी कास्ट सेंसस कंडक्ट नहीं हुआ है। उनको किस तरीके से कैटेगराइज किया जाएगा? कास्ट सर्वे से किया जाएगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का SECC हो, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा कराए गए डिफरेंट आपके कास्ट सर्वेस। ओके, तो वो कास्ट सेंसस नहीं है, वो कास्ट सर्वे। अब एक जो चीज बहुत स्टूडेंट्स को या बहुत लोगों को नहीं पता होती है कि जो कास्ट का या जो पर्टिकुलर सेंसस का डेटा होता है, ये आप ओपन में पब्लिक में नहीं दे सकते हो, बिकॉज वो कॉन्फिडेंशियल होता है। वो कॉन्फिडेंशियल होता है, विच मीन्स कि सेंसस के अंदर में जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो शेयर नहीं किया जा सकता विद द पब्लिक। इट इज नॉट शेयरेबल विद द पब्लिक। तो कास्ट इन्यूमरेशन जब हो भी जाता है तो आपको वहां पे एक पर्टिकुलर ब्रॉड ओवरव्यू दे दिया जाएगा कि फॉर एग्जांपल इंडिया में SCs कितने, STs कितने, OBCs कितने हैं, वो कितने हैं। बट अगर कोई वहां पे RTI एक्ट के अंदर में इंफॉर्मेशन मांगे कि SCs में ये पर्टिकुलर जो कास्ट है इसका कितना नंबर है, ये पर्टिकुलर डेटा है, ये कॉन्फिडेंशियल है, तो यहां पे RTI के अंदर में आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। इट इज सम अदर क्वेश्चन कि अगर गवर्नमेंट चाहे बताना तो बता सकती है, बट अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी पर्टिकुलर कास्ट की इंफॉर्मेशन लेना चाहे कि फॉर एग्जांपल कि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है एक जनरल कास्ट के अंदर में, लेट्स से कि जो टोटल बिजनेसेस हैं उसके अंदर में कितने ब्राह्मण्स हैं, कितने आपके बनिया कम्युनिटी है, वो सब इसके अंदर में इन्वॉल्व है। तो इस टाइप का जो डेटा है वो कोई भी आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपको नहीं देगी, बिकॉज वो कॉन्फिडेंशियल इन नेचर होता है और ये एज पर सेंसस एक्ट है। तो डू नॉट थिंक कि ये पर्टिकुलर डेटा सोशल सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो सकता है, यहां पे हेल्प करी जा सकती है, तो डिस्क्लोज होना चाहिए। आपका सेंसस एक्ट इन सबको करने के लिए मना करता है। ओके, एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज पर द सेंसस एक्ट 1948 इट इज अ लीगल रिक्वायरमेंट कि हर 10 ईयर्स के अंदर में आपका ये पर्टिकुलर सेंसस किया जाए। यानी कि अगर सेंसस 21 नहीं कंडक्ट किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट सेंसस एक्ट 1948 को वायलेट कर चुकी है, तो एक्चुअल में वायलेशन हो चुका है। दिस इज अगेन अदर इशू कि यहां पे अगर कोई वायलेशन होता है तो उसके अंदर में क्या है, बिकॉज ये हम कह सकते हैं ये जस्ट रिकमेंडेशन ना हो, ये एक एडवाइजरी आपका यहां पे एक एडवाइस है इस लॉ की कि भाई आपको हर 10 ईयर्स में करना है, बिकॉज यहां पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया है तो आप कर क्या सकते हो। ओके, तो एवरी 10 ईयर्स के अंदर में करना होता है। कहां, कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा ऑफिस इससे कंडक्ट कराता है, तो आपका जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI, यही इंडिया का सेंसस कमिश्नर होता है। तो जो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है वो ही इंडिया का सेंसस कमिश्नर होता है, एंड इट इज द ऑफिस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द सेंसस इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर में जितने भी सेंसस होंगे वो अंडर RGI ऑफिस होंगे, जो सेंसस कमिश्नर भी करता है। और ये जो पर्टिकुलर ऑफिस है, ये जो पर्टिकुलर सेंसस कमिश्नर है, ये किस मिनिस्ट्री में आता है? इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके इंडिया के अंदर में जो सेंसस होता है या कल जो कास्ट सेंसस होगा वो कौन सी मिनिस्ट्री कंडक्ट कराएगी? तो रिमेंबर, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कई बार यहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और इसके नाम में सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है, तो उनको लगता है कि सेंसस जो है वो भी तो एक सोशल वेलफेयर का प्रोग्राम है, तो शायद वो भी ये कराती है, बट दैट इज नॉट ट्रू। यहां पे इट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो पर्टिकुलर सेंसस को यहां पे कंडक्ट कराती है। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग सेंसस एक्ट 1948। इसके बाद अगर सेंसस 21 की बात करी जाए, अगर सेंसस 21 या सेंसस 21 जब कंडक्ट किया जाएगा, ये इंडिया का 8th सेंसस होगा आफ्टर इंडिपेंडेंस और ओवरऑल 16 सेंसस होगा। तो बहुत इजी याद करना, आफ्टर इंडिपेंडेंस 8 है, टोटल देखोगे तो उसका डबल कर देना तो 16 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 1881 से 16 सेंसस चल रहा है और इंडिपेंडेंस के बाद देखोगे तो 21 वाला सेंसस 8th नंबर का सेंसस होता। ओके, अब जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि एक सेंसस के अंदर में क्या क्या डेटा है जो कलेक्ट किया जाता है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो पॉपुलेशन काउंट होता है उसके अंदर में कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, डिफरेंट स्टेट्स की पॉपुलेशन क्या है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन क्या है, डिफरेंट तालुका की पॉपुलेशन क्या है, डिफरेंट विलेजेस की पॉपुलेशन क्या है। तो ये हर लेवल पे, हर विलेज से लेके पूरे इंडिया की पॉपुलेशन जो होती है वो इसके अंदर में पॉपुलेशन काउंट किया जाता है। दूसरा, यहां पे हर लेवल के ऊपर पे, नॉट जस्ट ऑल ओवर इंडिया, बट जेंडर रेशियो, मेल फीमेल का क्या रेशियो चल रहा है, ट्रांसजेंडर्स का क्या नंबर है। ऑल्सो रिमेंबर, जेंडर रेशियो में ट्रांसजेंडर्स को भी यहां पे काउंट किया जाएगा अलग से, और यहां पर उनका क्या नंबर है इंडिया से लेकर हर विलेज लेवल तक, वो यहां पे होता है। नेक्स्ट, हर लेवल पे लिटरेसी रेट क्या है, सेक्स के बेसिस पे क्या लिटरेसी रेट है, एंड ओवरऑल इसके अलावा कास्ट में भी देखा जाएगा इस बार तो कि कास्ट, किस कास्ट की कितनी लिटरेसी लेवल है, एंड ऑल्सो
हर स्टेट की, हर कंट्री की, हर विलेज की क्या लिटरेसी रेट है वो भी दिया जाएगा। कास्ट एंड रिलीजन जो होता है वो भी इसके अंदर में पूछा जाता है, ऑल्दो वो अलग से इन्यूमरेट नहीं होता है। अब क्या होगा, जब मैं कास्ट सेंसस यहां कंडक्ट करूंगा तो कास्ट का अलग डेटा अवेलेबल होगा। अभी क्या है, एक पर्सन का डेटा, एक स्टेट के अंदर में एक पर्सन का डेटा, उसकी कास्ट क्या, उसकी रिलीजन क्या है, वो यहां पे मुझे पता पड़ रही है, बट यहां पे मुझे उसके बारे में डिटेल्स नहीं पता पड़ रही है। कास्ट सेंसस के अंदर में मैं उनसे उनका सोशो एंड इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो अलग से यहां पे इन्यूमरेट कर पाऊंगा, तो मेरे पास कास्ट बेस्ड डेटा भी अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिफरेंट ऑक्यूपेशन क्या है लोगों के, वो पूछे जाते हैं। कौन कौन सी लैंग्वेजेस वो बोल सकते हैं, तो हमारे पास लैंग्वेज का डेटा भी सेंसस के थ्रू अवेलेबल हो जाता है। डिसेबिलिटी डेटा भी यहां पे कलेक्ट किया जाता है कि अगर किसी पर्सन को कोई फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी है तो वो डेटा भी होता है। इसके अलावा रूरल पॉपुलेशन कितनी है, अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, और हाउसिंग एंड अमेनिटीज, आपके घर में, आपके पास में क्या पक्का घर है या नहीं है, क्या आपके घर में गैस है या नहीं है, क्या आपके घर में कूलर है, एसी है, क्या आपके पास में 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है ये भी कास्ट सेंसस, नॉट कास्ट सेंसस, सेंसस के अंदर में कलेक्ट की जाती है, ऑब्वियसली कास्ट सेंसस में करी जाएगी। तो यहां पे कास्ट सेंसस से क्या होगा कि अब मैं कास्ट के बेसिस पे भी इस पर्टिकुलर डेटा को इन्यूमरेट कर पाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल यहां पे अभी हमें पता नहीं, अभी तक आपके गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया कि कास्ट इन्यूमरेशन कैसे किया जाएगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बट आप ये मान लीजिए कि एससीज में, एसटीज में, ओबीसीज में और जनरल में भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपर कास्ट रख सकते हैं, ब्राह्मण्स हो गए आपके, यहाँ पे बनियास हो गए आपके, क्षत्रियस हो गए आपके, ये जो 3 कम्युनिटीज हैं, इन तीनों कम्युनिटी के अंदर में किसके कास्ट में क्या क्या अमेनिटीज हैं, उनका क्या एजुकेशन लेवल है, वो सब इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे अब हमें अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इसलिए ये पर्टिकुलर डेटा जो है वो सेंसस में कैप्चर किया जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, कास्ट सेंसस के ऊपर आ जाता हूं स्पेसिफिकली। तो इससे पहले जो था वो हमने सारा कॉमन जो जनरल सेंसस डेटा है उसके बारे में डिस्कस किया था। अब अगर हम कास्ट की बात करें तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 1931 में लास्ट फुल कास्ट सेंसस इन ब्रिटिश इंडिया हुआ था, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोस्ट 91 इंडियन सेंसस जो है उसमें हमने कास्ट न्यूमरेशन नहीं किया है। ओनली थिंग विच वी हैव डन इज कि हमने एससीज और एसटीज को काउंट किया है, बिकॉज फॉर रिजर्वेशन पर्पसेस हमें ये एससीज एसटीज का करना था। अब आप पूछेंगे सर फिर व्हाट अबाउट ओबीसी, उनका न्यूमरेशन कैसे हुआ है? तो द थिंग इज कि ओबीसी के लिए हम जो बिफोर इंडिपेंडेंस का डेटा है उसी को ही यूज करते हैं। आपने अगर सुना हो ओबीसी रिजर्वेशन हमने 1989 में देना स्टार्ट किया और वो मंडल कमीशन जो क्रिएट किया था उसकी रिपोर्ट पे है, और मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है वो भी प्री इंडिपेंडेंस जो उनके पास में कास्ट डेटा था उसके बेसिस पे है। यानी कि जो 70s में आपका मंडल कमीशन भी क्रिएट हुआ था उसने जो ओबीसीज का डेटा हमें प्रोवाइड करा है वो भी 1970s का भी नहीं है, वो बिफोर इंडिपेंडेंस का जो भी लास्ट डेटा उनके पास में था 1931 का, उसको यूज करके उसका नंबर एक्स्ट्रापोलेट करके उसको इंक्रीज करके, उस टाइम इतने थे तो आज इतने हो गए होंगे, उस बेसिस पे उन्होंने ये पर्टिकुलर डेटा हमें प्रोवाइड करा था। तो हमें एक्चुअल में ओबीसी की क्या पॉपुलेशन है, क्या परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की, वो हमें एक्चुअल डेटा हमारे पास ऑथेंटिक डेटा नहीं है। ओके, तो अभी एससीज एसटीज का फिर भी हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, बिकॉज हम पोस्ट 1951 सेंसस के अंदर में उन्हें अलग से इन्यूमरेट कर रहे हैं। 2011 एसईसी जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, आई वो ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो पर्टिकुलर कास्ट सेंसस बोला गया है बट ये एक सर्वे था। आज का अगर आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ोगे वहां पे अश्वनी वैष्णव जो आपके मिनिस्टर हैं उन्होंने स्पेसिफिकली स्टेटमेंट प्रोवाइड करा है कि जो पर्टिकुलर सर्वे का, जो पर्टिकुलर कास्ट सेंसस बोले जा रहे हैं, एसईसीसी हो या स्टेट के हो, वो एक्चुअल में सिर्फ सर्वे थे, वो सेंसस नहीं होंगे। स्टेट लेवल की बात करी जाए तो आपका बिहार है, कर्नाटका है और तेलंगाना है जिन्होंने स्टेट लेवल कास्ट सर्वेस ही करें। यहां पे मैंने टर्म ही सर्वे यूज करा है सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले बिहार ने किया, फिर तेलंगाना ने किया और फिर थर्ड कर्नाटका ने किया। ओके, कर्नाटका ने ऑल्दो पहले कर लिया था बट उसका डेटा बाद में हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले बिहार, फिर तेलंगाना और फिर अब कर्नाटका है जो यहाँ पे कास्ट सर्वे जो है वो कंडक्ट कर चुके हैं। वेरी सुन ये जो पर्टिकुलर डेटा या बाकी स्टेट जो उनको करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिकॉज अगर हमने जो सेंसस 21 है उसमें ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर ली तो अब इसी डेटा को हमें स्टेट लेवल पे भी डेटा मिल जाएगा, तो वही पर्टिकुलर स्टेट जो है उसको यूज कर पाएंगे। ओके, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो पर्टिकुलर सेंसस डेटा होता है ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनकी पॉलिसीज, प्रोग्राम, स्कीम्स जो भी उनको आगे स्टेप्स लेना है वो एज पर सेंसस डेटा ही वो करते हैं। ओके, तो ये था रिगार्डिंग योर सेंसस एंड कास्ट सेंसस। तो ये इंफॉर्मेशन आई वुड से कि सारा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए, जितना आप करेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।
ओके, नेक्स्ट न्यूज की तरफ फोकस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज अगेन एक सुप्रीम कोर्ट की। अब आप देखेंगे न्यूज़पेपर में बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस यहां पे दे रहा है। फॉर एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्पेसिफिकली, ऑल्दो पहले भी हमें रियलाइजेशन था इसका, बट सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल ही रिसेंटली एक और आपका फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज करा है। और वो फंडामेंटल राइट क्या है? तो पहले तो आप समझिए कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 21 जिसमें आपको दिया हुआ है फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। और यहां पे जो ये लाइफ है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है लाइफ का मतलब सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसका मतलब है हर कुछ वो चीज जो एक फुलफिलिंग लाइफ को क्रिएट करने में हेल्प करे। एग्जाम्पल के लिए कि मेरे को पॉल्यूशन फ्री एयर मिले, मुझे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल जाए, ये सभी मेरी फुलफिलिंग लाइफ के लिए रिक्वायरमेंट है। मुझे एजुकेशन का एक्सेस हो, मुझे हेल्थ फैसिलिटीज का एक्सेस हो, मुझे प्रॉपर आपकी जो यूटिलिटी होती है आपकी, वो यूटिलिटीज मुझे अवेलेबल, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो जाए, मेरे पास एक्सेस हो उसका एटलीस्ट, और यहाँ पे और भी जो यूटिलिटीज होती है, सैनिटेशन है, वो सब मेरे पास अवेलेबल हो। तो ये सब आपके एक फुलफिलिंग लाइफ के लिए आपके फंडामेंटल राइट का पार्ट होता है। और यहां पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि हैविंग डिजिटल एक्सेस इंक्लूसिव एंड मीनिंगफुल, सबके पास होना चाहिए और वो एक्चुअल में कुछ मीनिंग भी क्रिएट करना चाहिए, उसका डिजिटल एक्सेस होना, ये भी मेरे लिए कंपलसरी, ये भी मेरा फंडामेंटल राइट है। अब यहां पे कंटेक्स्ट समझते हैं कि यहां पे दो लोग थे, एक तो विजुअली इंपेयर्ड है अमर जैन और दूसरे प्रज्ञा प्रसून जो एक एसिड अटैक सर्वाइवर। अब आई मतलब इट पेन्स माय हार्ट कि आज के टाइम में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरे के ऊपर पे एसिड्स गिरा देते हैं जस्ट बिकॉज वो उनका जो प्रपोजल होता है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, और उससे उनकी जो लाइफ होती है उस पर्टिकुलर स्पेसिफिकली विमेंस की, वो बिल्कुल खराब हो जाती है। उनका फेस जो होता है वो पूरा डिसफिगर हो जाता है, उनके बॉडी, उनके पर्टिकुलर फेस का कोई शेप ही नहीं रहता है। तो यहां पे इन दोनों लोगों ने आपकी पेटिशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कि जहां पर भी आपका फेस वेरिफिकेशन या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है वहां पे दे आर नॉट एबल टू डू इट बिकॉज ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है ये उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते। तो इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, इस टाइप के कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यहां पे ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो पर्टिकुलर डिजिटल एक्सेस आज के टाइम में वो एक फंडामेंटल राइट है। ओके, ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं है बिकॉज लॉ कहता है, बट ये लोगों का फंडामेंटल राइट है कि जो पर्टिकुलर पर्सन, पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं, उनके लिए भी इस टाइप का इंक्लूसिव एंड मीनिंगफुल डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया जाए बिकॉज ये पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट हो चुकी है। ओके, तो इन दो लोगों ने यहां पे पेटिशन फाइल करी कि जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट, आप उनको ऑर्डर पास करिए कि हमें भी इस टाइप से प्रॉपर डिजिटल एक्सेस मिल पाए। तो इन केस अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, फेशियल रिकॉग्निशन नहीं हो पाता है, आइरिस स्कैनिंग नहीं हो पाती है, सो देयर शुड बी एन ऑल्टरनेटिव टू इट, और वहां पे पीडब्ल्यूडीज के हिसाब से आपको एक्सेप्शन क्रिएट करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इस पेटिशन को एक्सेप्ट किया है, और यहां पे सिर्फ उनको ही नहीं, हम सबको फंडामेंटल राइट दिया गया है एक डिजिटल एक्सेस का, कि अगर आज के टाइम में हम ई गवर्नेंस को प्रमोट करना चाहते हैं तो जितने भी ई गवर्नेंस के कंसेप्ट है, विच मींस कि ई डिलीवरी ऑफ सर्विसेज या फिर ई एजुकेशन, आपकी इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन, ये सारी जो चीजें हैं ये मेरे फंडामेंटल राइट हैं, तो गवर्नमेंट को मुझे ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे क्या क्या की लीगल फाइंडिंग्स है, तो ये आई वुड से कि आपके लिए, उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा, लीगल रीजनिंग के लिए भी, कि भाई इंक्लूसिव एंड मीनिंगफुल डिजिटल एक्सेस जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आर्टिकल 21 का पॉइंट डिक्लेयर किया गया। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो, आपके पोर्टल्स हो, सर्विसेज हो, वो इंक्लूसिव होने चाहिए एंड एक्सेसिबल टू ऑल सिटीजन्स होने चाहिए, स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड है, जो वल्नरेबल सेक्शन से बिलोंग करता है। सो जस्ट बिकॉज कि किसी के पास में डिजिटल एक्सेस नहीं है या फिर वो डिजिटली लिटरेट नहीं है, तो हो सकता है लिटरेट की डेफिनेशन में तो फॉल करे, रीड एंड राइट कर सकता है, बट उसे डिजिटल इक्विपमेंट जो होते हैं, आपके डिवाइसेस जो होते हैं, उनको वहां पे यूज करना नहीं आता है। तो यहां पे ये गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि उन सबको भी ये एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करी जाए। तो आप वहां पे चाहे क्लासेस दीजिए या फिर उनके लिए कोई पर्टिकुलर पर्सनल्स अपॉइंट करें, सो दैट वो उनके लिए ये प्रोसेस करवा के उन्हें प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा कोर्ट ने और क्या बोला है कि भाई डिजिटल डिवाइड का जो कंसेप्ट, अब ये डिजिटल डिवाइड्स क्या होता है, तो डिजिटल डिवाइड जब भी करो तो यहां पे बात हो रही है हैव्स एंड हैव नॉट्स की।
जहां पे भी किसी वर्ड के डिवाइड के आगे कोई वर्ड जोड़ दिया जाए तो समझ लेना कि यहाँ पे हैव्स और हैव नॉट्स की बात हो रही है। और जब यहाँ पे बात हो रही है डिजिटल डिवाइड की, तो यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही है जिनके पास में डिजिटल डिवाइस है, जिनके पास नहीं है, दूसरे जो डिजिटली लिटरेट है और डिजिटली इलिटरेट है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट एक्सेस टू इंटरनेट, कि ये सिर्फ इनफ नहीं है कि अगर कोई पर्सन इंटरनेट एक्सेस करना चाहता है तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे लेट्स से फ्री इंटरनेट दे दिया है, बट इट इज ऑल्सो अबाउट कि उनको वो वेबसाइट्स और ऐप एक्सेसिबल होने चाहिए, उनके पास में असिस्टिव टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो पर्टिकुलर टच स्क्रीन पे वर्क नहीं कर सकता है तो वहां पे ब्रेल लेट वहां पे उस टाइप का कोई सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए। पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर रूरल एरियाज में है तो वो भी डिजिटल एक्सेस जो है, डिजिटल डिवाइड जो उसको क्रिएट करता है। लैक ऑफ कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेज, तो लेट्स से कि मैंने आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया, लेट्स से फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट मिल रहा है रूरल एरियाज के अंदर में, इंटरनेट स्पीड भी अच्छी है बट वो इंग्लिश के अंदर में, एंड आई डोंट नो इंग्लिश। और यहाँ पे मेरा ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, नॉट जस्ट ऑफिशियल बट जो मेरे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है शेड्यूल 8 में, उसमें मेरे पास कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, मैंने अभी शेड्यूल 8 बोला, शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कितनी लैंग्वेजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं? तो आप शेड्यूल 8 में है जो बता सकते हैं। और यहां पे क्या बोला कि जहां पे भी फेशियल रिकॉग्नाइज बेस्ड केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, तो कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कुछ डिटेल्स जो मांगी जाती हैं उनको केवाईसी नॉर्म्स बोला जाता है। तो जहां पर भी फेशियल रिकॉग्निशन होता है तो उनके लिए आपको स्पेसिफिक सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे सो दैट ये जो प्रोसेस है ये एक्सक्लूजनरी ना हो, बिकॉज अगर ये एक्सक्लूजनरी है तो ये भी एक एग्जांपल हो जाएगा डिजिटल डिवाइड का। ओके और यहां पे कौन कौन से की लीगल प्रिंसिपल्स बात करी गई है, तो पहला तो है आर्टिकल 21 जिसमें हमने बोला है कि राइट टू डिजिटल एक्सेस हैज नाउ बिकम पार्ट ऑफ माय फंडामेंटल राइट। सेकंड इज कि जो इक्वालिटी है इट शुड बी सब्सटेंटिव इन नेचर, यानी कि यहां पे इक्विटी की बात करी जा रही है कि अगर कोई पर्सन यहां पे उसके पास में कोई शॉर्टकमिंग है, अगर वो बाकियों के बराबर नहीं है तो सिस्टम को फाइन ट्यून होना पड़ेगा सो दैट वो उनको भी इक्वालिटी दे पाए, जिसको हम सब्सटेंटिव इक्वालिटी या इक्विटी में समझ सकते हैं। एंड दूसरा यहां पे आपका जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो डिजिटल डिवाइड है, इस गैप को ब्रिज करना, ये सिर्फ आपका एक पॉलिसी गोल नहीं है, इट्स नॉट, यू आर नॉट डूइंग इट बिकॉज ये आप पॉलिसी में करना चाहते हो, या फिर ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कर रहे हो, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन इंपैरेटिव है, कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है। तो ये मत सोचिएगा कि आप पॉलिसी गोल बना रहे हैं तो आप अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं, ये आपकी ड्यूटी है कि आपको यहां पे डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करना है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है। जैसे राइट टू प्राइवेसी जो है आपका 2019 में डिक्लेयर हुआ था। कुछ टाइम पहले आपका राइट टू लाइफ में राइट टू डाई विद डिग्निटी इंक्लूड हुआ था। राइट टू डाई नहीं होता, राइट टू डाई विद डिग्निटी होता है। सिमिलरली राइट टू डिजिटल एक्सेस जो है वो भी आपका फंडामेंटल राइट हो गया। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि सबसे रिसेंटली कौन सा फंडामेंटल राइट है जो यहां पे इंडिया में रिकॉग्नाइज किया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 मई तक का अगर डेटा पूछा जा रहा है, वहां तक का पूछा जा रहा है, तो सबसे लेटेस्ट हमने राइट टू डिजिटल एक्सेस है उसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर शुगर केन इंक्रीज्ड। तो यहां पे एक पर्टिकुलर आपको ये टर्म दिख रहा है FRP, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस, और शुगर केन के लिए इसे इंक्रीज करा गया है। तो यहां पे ये FRP क्या होता है और यहां पे ये शुगर केन के लिए FRP क्यों इंक्रीज करी जा रही है, इसको हम समझते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा पहले पीछे जाते हैं 1970s में। सो बिफोर 1970s हम जो इंडिया थी वो फूड इनसिक्योर कंट्री थी, इंडिया के अंदर में फूड सिक्योरिटी नहीं थी, विच मीन्स यहाँ पे फूड शॉर्टेज होती थी। 1970s में एक बड़ी चीज होती है वर्ल्ड में और स्पेसिफिकली इंडिया में आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन जिसमें हम हाई यील्ड वैरायटी की सीड जो होते हैं स्पेसिफिकली वीट और राइस की, यहां आके उनको ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। एंड इट इज ऑब्जर्व्ड कि वो जो सेम पर्टिकुलर फील्ड है उसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो डबल हो चुकी है, ट्रिपल हो चुकी है, बिकॉज यहां से जो यील्ड है उसका प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया। तो वेरी सुन फूड इनसिक्योरिटी से हमें फूड सिक्योरिटी में जाने का एक रास्ता मिल गया। बट इंडिया के अंदर में जो फार्मर था ही और शी वॉज नॉट यूज टू जस्ट ग्रोइंग 1 or 2 क्रॉप्स। कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरा कोई फार्म है तो मैं उसके अंदर में सिर्फ
वीट या राइस नहीं ग्रो करूंगा, बिकॉज हो सकता है कि मेरा जो वीट का क्रॉप है वो बिकॉज ऑफ सम रीजन, लेट्स से लोकस्ट अटैक हो सकता है, रेन्स हो सकती है, कुछ भी हो, फ्लडिंग हो सकता है, ड्राउट हो सकता है कि, और मुझे लगता है कि ये फसल खराब हो सकती, तो मैं रिस्क नहीं लेता हूं। मैं क्या करता हूं कि मैं एक छोटे से फील्ड में भी 4-5 टाइप के अनाज को, क्रॉप्स को यहां पे ग्रो करूंगा, थोड़ा सा कमर्शियल भी ग्रो करूंगा। अब उससे क्या हो रहा है कि अगर मुझे वीट का प्रोडक्शन करना है कंट्री के अंदर में, तो वो एक्चुअल में इंक्रीज नहीं हो सकता है। तो यहां पे गवर्नमेंट ने फार्मर्स को मोटिवेट करने के लिए कि आप तो भाई एक वीट ही ग्रो कर लीजिए, या तो आप सिर्फ राइस ग्रो कर लीजिए, आप उसकी चिंता मत करिए कि कल आपकी फसल खराब हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपको मार्केट में आपका बायर नहीं मिला, तो मैं आपसे इस मिनिमम प्राइस पे बाय कर लूंगा। और यहां से कंसेप्ट ओरिजिनेट होता है एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, विच इज बेसिकली अ गवर्नमेंट डिसाइडेड प्राइस। तो 1970s में कंसेप्ट आया एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, और मैंने कहा कि आप राइस और व्हीट उगाइए, और मैं उसके लिए आपको गारंटी देता हूं कि आप जब एग्रीकल्चर मार्केट में जाएंगे, एपीएमसी मंडीज में जाएंगे, उस पर्टिकुलर मंडीज के अंदर में आपको जब भी आप किसी को भी इसको पर्टिकुलर बेचेंगे, तो वो आपको मिनिमम ये पर्टिकुलर प्राइस देगा अगर आप राइस और व्हीट उगाते हैं, और कुछ नहीं। एंड स्लोली पीपल स्पेसिफिकली इन द ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट, जो आज के टाइम का पंजाब, हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है, साउथ के अंदर में पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, वहां पे मेजरली जो फार्मर्स है वो व्हीट और राइस को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। एंड यू कैन सी हियर कि आज के टाइम में मोनोक्रॉपिंग जो है, कि आप एक फील्ड में एक ही क्रॉप उगा रहे हो, दैट इज अ ट्रेंड एवरीवेयर, एंड मेजरली ये डोमिनेट किया जाता है बाय द सीरियल क्रॉप्स। आपके जो राइस है, व्हीट है, उसके लिए होता है, बिकॉज यहां पे जो एमएसपी है वो प्रॉपरली जो सिस्टम है वो आपका इंप्लीमेंट हुआ है राइस और व्हीट को लेके। बट स्लोली द गवर्नमेंट रियलाइज कि अब हमारे पास इनफ आपका जो स्टॉक है राइस का, व्हीट का हो चुका है, तो यहां पे विद टाइम जो पर्टिकुलर एमएसपी है ये सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स के लिए नहीं, आज के टाइम में 22 प्रोडक्ट्स हैं, आज के टाइम में 22 प्रोडक्ट्स हैं, और मैं कहता हूं 22+1 लिखिए, 22+1 करिए, टोटल 23 क्रॉप्स हैं जिसके लिए आज के टाइम में एमएसपी अनाउंस की जाती है। ये +1 क्या, ये भी हम समझे। तो यहां पे नॉट जस्ट राइस, व्हीट, आपके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ऑयल सीड्स हो गए, आपके पल्सेस हो गए, आपके सीरियल क्रॉप्स हो गए आपके, और आपके कमर्शियल क्रॉप्स हो गए। टोटल ऐसे 23 क्रॉप्स हैं जिनके लिए ये पर्टिकुलर प्राइस अनाउंस की जाती है कि अगर आप ये क्रॉप उगाते हैं और आपको मार्केट में आप इसको सेल करने जाते हो, तो ये मिनिमम प्राइस है जिस पे ये बाय किया जाएगा। अगर कोई यहां पे बाय नहीं करता है, तो गवर्नमेंट एश्योरेंस दे रही है कि हम इसको एमएसपी पे बाय करेंगे। ओके, सिर्फ एश्योरेंस दे रही है, लीगल गारंटी नहीं दे रही है, बिकॉज ये एक डिमांड है फार्मर्स की, इसको लीगली हमें गारंटी करके दो भाई, आप अगर कोई भी हमसे बाय नहीं करता है तो आप एमएसपी बाय करोगे, और अगर नहीं बाय करते हो तो हमें हमारा पैसा आपको देना पड़ेगा। वी डोंट केयर कि आप इस अनाज का क्या करते हो, बट लीगल गारंटी नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट एश्योरेंस दे रही है कि भाई अगर नहीं हुआ तो आप हमारे पास में, हमारा जो हमारा जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो अपने गोडाउन्स में इनको पर्टिकुलर करेगा। ओके, तो यहाँ पे अब 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस करी जाती है। अब यहाँ पे जो शुगर केन है, अब शुगर केन जो है इसकी थोड़ी जो स्टोरी है वो डिफरेंट है। एक तो शुगर केन जो है ये एक कैश क्रॉप है, और इंडिया के अंदर में शुगर मिल जो है वो आपके शुगर को प्रोड्यूस करती हैं। तो यहां पे क्या हो रहा था कि जो शुगर केन वाली शुगर मिल्स थी वो इनको प्रॉपर प्राइसेस नहीं दे रही थी, एमएसपी जो थी उसको यहां पे रेस्पेक्ट किया नहीं जा रहा था। तो यहां पे गवर्नमेंट ने डिसाइड करा गया कि शुगर केन का जो प्रोडक्शन है, वो जो फार्मर्स अब शुगर केन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो उनको प्रमोट करने के लिए हम अलग से एमएसपी नहीं एफआरपी अनाउंस करेंगे। तो यहां पे जो ये +1 है ये एफआरपी है। तो शुगर केन जो है वो एमएसपी का ही पार्ट है, बट एमएसपी जो होती है वो अलग से अनाउंस की जाती है आपके शुगर केन के लिए, जिसको बोला जाता है एफआरपी। तो अगर मैं शुगर केन को +1 में इंक्लूड करूं तो टोटल एमएसपी 23 की हो जाएगी। शुगर केन को अगर मैं सेपरेटली लगता हूं तो वो आपका एफआरपी हो जाएगा और एमएसपी 22 हो। तो अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछा है तो वो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इन इंडिया एमएसपी इज अनाउंस फॉर हाउ मेनी क्रॉप्स, और वहां पे 22, 23, 24, 25 ऑप्शन हो तो 23 मार्क करना। और अगर वहां पे स्पेसिफिकली लिखा हो एक्सक्लूसिव ऑफ शुगर केन तो फिर वहां पे आंसर 22 हो जाएगा। तो ये +1 में आप ब्रैकेट में शुगर केन लिख सकते हैं, बट अदरवाइज एफआरपी इज द बेसिक प्राइस जो आपके शुगर केन के लिए यहां पे अनाउंस की जाती है। तो यहां पे गवर्नमेंट ने आपके शुगर केन फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए, भाई मोटिवेट करने के लिए कि आप अपना शुगर केन ग्रो करते रहिए, हम यहां पे एफआरपी देते हैं। यहां पे आपके एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर में एफआरपी अनाउंस करनी स्टार्ट करी गई, और यहां पे ये मैंडेटरी कर दिया गया। इट वाज मैंडेटरी फॉर शुगर मिल्स
इट वॉज मैंडेटरी फॉर शुगर मिल्स कि आपको ये पर्टिकुलर एफआरपी कंपल्सरी देनी पड़ेगी। तो यहां पे मैंने मैंडेट कर दिया कि जो एफआरपी है वो आपको शुगर केन फार्मर्स को देनी पड़ेगी। तो इसलिए एमएसपी अलग से अनाउंस करी जाती है 22 क्रॉप्स के लिए, एफआरपी अलग से अनाउंस की जाती है। और यहां पे आपकी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उसने डिसाइड करा है कि हम शुगर केन प्राइस का एफआरपी जो है उसको इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन हो सकता है कि जो एमएसपी है, एफआरपी है, डिसाइड कैसे की जाती है। सो यहां पे हमने एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। और इसके अंदर में एग्रीकल्चर के आपके फाइनेंस के एक्सपर्ट्स होते हैं जो यहां पे रिकमेंडेशन देते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो पर्टिकुलर CACP है ये एमएसपी भी यही बताती है और एफआरपी है वो भी यही बताती है, कोई और अथॉरिटी नहीं है। ये जो कमीशन है, ये जो कमेटी है CACP, ये यहां पे रिकमेंडेशन देती है। और इसके आगे यही लिख लो, ये जो रिकमेंडेशन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो नॉन बाइंडिंग होती है। मतलब गवर्नमेंट मानना चाहे तो माने, नहीं मानना चाहे तो मत माने। ओके, तो यहां पे CACP रिकमेंडेशन देती है, नॉन बाइंडिंग। एमएसपी क्या होगी हर पर्टिकुलर क्रॉप की, और शुगर केन के लिए एफआरपी क्या होगी। ओके, अब इसके बाद क्या होता है कि जो शुगर केन है, मैंने आपको बताया कि यहां पे ये वैसे सेंसिटिव भी है, आपका एनवायरमेंट सेंसिटिव भी है, बट एट द सेम टाइम ये पॉलिटिकल सेंसिटिव क्रॉप भी है। बिकॉज जहां पे भी शुगर केन फार्मर्स होते हैं ये बड़े एरियाज में ग्रो करते हैं, और आपके दो मेजर स्टेट्स हैं यूपी और महाराष्ट्र, जिसके अंदर में हाईएस्ट शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। और यहां पे बिकॉज देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ शुगर केन फार्मर्स, तो ये एक बड़ा पॉलिटिकल आपका वोट बैंक भी बन जाते हैं। तो यहां पे जो स्टेट्स होती है उनको केटर करने के लिए खुद की प्राइस भी डिक्लेयर करते हैं, जिसको बोला जाता है स्टेट एडवाइस प्राइस। तो एफआरपी और स्टेट एडवाइस प्राइस जो है, अब यहां मत लिखिए, सॉरी, स्टेट एडवाइस प्राइस जो है वो भी शुगर केन से डील करती है। तो स्टेट एडवाइस प्राइस जो है वो भी शुगर केन से डील करती है। तो यहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट तो कहती है कि लेट्स से अगर एफआरपी 500 है तो हम यहां पे आपको +50 और देंगे, यानी कि अगर 550 जो है वो एसएपी हो जाएगी। ठीक है, तो जो आपका एमएसपी आपका अनाउंस किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको पेमेंट आपकी स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट क्या कह रही है, अगर एफआरपी 500 है तो 50 हम ऐड करेंगे और आपको 550 एसएपी देंगे। और इस तरीके से अब क्या है, स्टेट्स के बीच में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में इसकी भी एक रेस स्टार्ट हो जाती है कि अगर हम आए पावर में तो हम 50 देंगे, हम 100 देंगे, हम 200 देंगे। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो एसएपी अनाउंस कर सकते हैं। ओनली रिक्वायरमेंट इज कि वो एफआरपी से नीचे नहीं हो सकती है। एफआरपी लीगल मिनिमम है, अगर किसी को देना है तो वो उसे ऊपर ही देंगे, और इन एनी केस हर कोई ऊपर ही देता है। ओके, तो यहां पे जो पर्टिकुलर बॉडी है CACP, ये रिकमेंड करती है, नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन देती है एमएसपी का और आपके एफआरपी का टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जो पर्टिकुलर कमिटी है, वो है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। सो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आपसे कमिटी पूछी जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रैकेट में लिख लेना कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA। तो ये जो कैबिनेट कमेटी है, कैबिनेट की ही कमेटी है, मतलब प्राइम मिनिस्टर की हेडेड कमेटी होती है ये। इसमें प्राइम मिनिस्टर हेड होता है और बाकी के इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के जो मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया आपका, वो सारे लोग होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर सब होते हैं इसमें कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स में, जो मेजरली डिसाइड करते हैं कि इस बार की एमएसपी और एफआरपी क्या होगी। CACP ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी, गवर्नमेंट चाहे तो वो सेम रख सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो उसे कम भी दे सकती है, चाहे तो ज्यादा भी दे सकती है। कम देना तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फार्मर्स एक बड़ा वोट बैंक होता है और उससे इशू क्रिएट हो सकता है, और पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो भी इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यूजुअली जो पर्टिकुलर CACP की रिकमेंडेशन होती है, या तो वही अमाउंट एमएसपी अनाउंस किया जाता है या उससे हायर ही किया जाता है। और यहां पे क्या करा गया है, जो एफआरपी है शुगर केन का, वो इंक्रीज करा है। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यहां पे जो पर्टिकुलर डेटा है कि भाई एफआरपी कितनी थी, कितनी कर दी गई है, कितना परसेंट इंक्रीज है, ये सब आपके काम का नहीं होता है। आपके लिए काम का है ये जो पर्टिकुलर आपकी इंफॉर्मेशन है, ये आपके काम की है। ठीक है, तो कहीं पे आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। साल भर में एमएसपी एफआरपी है, ये बहुत बार न्यूज में आता है। क्लैट प्रेप के स्टूडेंट्स तो अलग से पढ़ते हैं, बट अगर आप नॉन क्लैट प्रेप स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज इसको नोट डाउन करिए कहीं पे। नेक्स्ट पे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट्स केस ऑन लोकपाल ऑर्डर टू अनदर बेंच। अब यहां पे ये टॉपिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं शॉर्ट के अंदर में, एंड इट वाज कि लोकपाल ने एक पर्टिकुलर ऑर्डर दिया और लोकपाल ने बोला कि जो हाई कोर्ट के सिटिंग जज होते हैं वो भी लोकपाल के जुरिडिक्शन में फॉल करते हैं। और उसने उसका रीजनिंग क्या था कि ये आपका एक एक्ट है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। इसके अंदर में पब्लिक सर्वेंट जो है, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दी हुई है, और उस पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं वो भी आते हैं।
विच मीन्स कि यहां पे लोकपाल ने क्या बोल दिया कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो भी लोकपाल के जुरिडिक्शन में आते हैं, यानी कि अगर कोई हाई कोर्ट का जज करप्शन में अगर इन्वॉल्व है तो लोकपाल उसके अगेंस्ट में भी प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है और उसके बाद में एक्शन ले सकता है। तो इस पर्टिकुलर लोकपाल के जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे स्टे लगा दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। और यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है कि दूसरी एक बड़ी बेंच बनाई है, एक प्रॉपर बेंच बनाई है, और वो यहां पे इस पर्टिकुलर ऑर्डर के ऊपर पे डिस्कशन करेगी कि जो लोकपाल है क्या वो इस पर्टिकुलर टाइप का ऑर्डर पास कर सकता है, नहीं कर सकता। प्रिलिमिनरी जो यहां पे आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया है कि ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ऑर्डर है लोकपाल का, एंड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो है वो लोकपाल की उसमें नहीं आते। ऑल्दो यहां पे जो लोकपाल है अभी आपके, उनका नाम आपको बताना है, इसलिए मैंने बता नहीं रहा हूं अभी आपको, वो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मैंने जानबूझ के लिखा भी नहीं है यहां पे नेक्स्ट स्लाइड में। एनीवे, तो वहां पे जो पर्टिकुलर लोकपाल है उनके ऑर्डर को क्वेश्चन किया जा रहा है, लेट्स सी क्या होता है। तो यहां पे हम एक बार का लोकपाल एंड लोकायुक्ता समझ लेते हैं। तो लोकपाल जो हम टर्म यूज करते हैं, स्वीडन में इसको बोला जाता था ओम्बुड्समैन, या बोला जाता है ओम्बुड्समैन। और लोकपाल या ओम्बुड्समैन को अगर आपको एक दो वर्ड्स में समझाना हो तो इसको आप बोल सकते हो ये करप्शन का वॉचडॉग है। इट्स अ करप्शन वॉचडॉग, यानी कि करप्शन गवर्नमेंट के अंदर में जो करप्शन है, करप्शन की जब बात हो रही गवर्नमेंट के अंदर में जो मॉनेटरी लेवल पे जो फाइनेंशियल करप्शन होता है उसका ये वॉचडॉग है। ओके, तो यहां पे ओम्बुड्समैन स्वीडन के अंदर में एक ऑफिस इनिशिएट हुआ था इन द ईयर 1809। तो स्वीडन में ओम्बुड्समैन होता है, इंडिया में हमने वही कंसेप्ट इन्वॉल्व करा है, यूज करा है, लोकपाल और लोकायुक्ता। अब ये लोकपाल लोकायुक्ता क्या होते हैं, तो ये ओम्बुड्समैन होते हैं। लोकपाल सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे होता है और लोकायुक्ता हर स्टेट लेवल पे होता है। ओके, तो सेंटर पे आपका लोकपाल हो जाएगा और आपके स्टेट्स के ऊपर पे लोकायुक्त हो जाएगा। अब ये पर्टिकुलर जो एक्ट है लोकपाल लोकायुक्त एक्ट, ये सिर्फ 2013 में आया था, बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे को पहले से इसके बारे में पता नहीं था, या डिफरेंट स्टेट्स ने या डिफरेंट लोगों ने इस पर्टिकुलर लोकपाल के लिए लोकायुक्त के लिए पहले प्रोटेस्ट नहीं किए या लॉ बनाने की ट्राई नहीं की। पहले भी लॉ बनाने की ट्राई करी गई थी बट कभी भी सक्सेसफुली लॉ ड्राफ्ट नहीं हो पाया। फिर 2011 में एक पर्टिकुलर प्रोटेस्ट होता है, अन्ना हजारे प्रोजेक्ट होता है इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जहां से आम आदमी पार्टी भी निकल के आती है। वहां पे जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर पे इतना प्रेशर होता है कि उसको फाइनली 2013 के अंदर में लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट जो होता है वो ड्राफ्ट करना होता है। बट अगेन लाइक आई सेड कि ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने पहले ट्राई नहीं किया, बहुत सारी स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सब ने, और साउथ की आपके तमिलनाडु, केरला, इन सब ने लोकायुक्त जो थे अपने स्टेट लेवल पे बनाए थे। और पहली स्टेट जिसने लोकायुक्त कहीं पे भी अपॉइंट किया है वो है महाराष्ट्र। 1971 में महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया जिसने अपनी स्टेट के अंदर में एक लोकायुक्त अपॉइंट किया था, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि कोई वहां पे सेंट्रल लॉ नहीं था। बट 2013 में नाउ वी हैव अ सेंट्रल लॉ एंड एज पर दिस लॉ सेंटर पे एक लोकपाल होना चाहिए और स्टेट लेवल के मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में और स्टेट लेवल पे जो एमएलएज होते हैं और जो वहां पे आपके स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए वहां पे लोकायुक्त होना कंपलसरी है। ओके, तो ये इनेक्ट हुआ था 2014 के फोर्स में आया 2014 के अंदर में। ठीक है, डेट्स कोई बात नहीं, डेट्स नहीं पूछी जाती हैं, तो 2013 एक्ट याद कर लेना बस कि एक्ट कब आया था, 2013 में आया था आपका। ठीक है, ये क्या कहता है, लोकपाल सेंटर पे, लोकायुक्ता स्टेट के अंदर में। स्ट्रक्चर ऑफ लोकपाल क्या होगा कि भाई लोकपाल के अंदर में कौन कौन लोग होंगे, तो जो लोकपाल होता है, लोकपाल कंसिस्ट ऑफ द चेयरपर्सन, और चेयरपर्सन कौन हो सकता है, चेयरपर्सन हो सकता है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट जज या फिर कोई एमिनेंट पर्सन इन द फील्ड ऑफ जुडिशरी और इन द फील्ड ऑफ करप्शन फाइटिंग। तो करप्शन फाइट करने के लिए कोई है तो वो पर्टिकुलर पर्सन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट जज जो है वो लोकपाल बन सकता है। इसके अलावा इसको हेल्प करने के लिए टोटल और अप टू 8 मेंबर्स, मैक्सिमम 8 मेंबर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं, जिसमें 50% जुडिशियल होने चाहिए, 50% नॉन जुडिशियल होने चाहिए। दे शुड बी फ्रॉम SC ST OBC वुमेन एंड माइनॉरिटीज। इनमें से तो चार में SCs के भी हो सकते हैं, 4 STs के हो सकते हैं, इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, बट 50% जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए, 50% नॉन जुडिशियल मेंबर्स हो सकते हैं। टोटल 8 प्लस चेयरपर्सन। ठीक है, 8 प्लस चेयरपर्सन है यहाँ पे। ओके, तो कहीं पे लिख लो 9 होता है टोटल इंक्लूडिंग चेयरपर्सन, या 8 प्लस चेयरपर्सन लिखना सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसके बाद अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो जो आपका लोकपाल है उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसे अपॉइंट करता है, बट वो खुद से डिसाइड नहीं करता है या ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नहीं करता है। देयर इज अ पर्टिकुलर सिलेक्शन कमिटी, उस कमिटी में होता है प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का जज, एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट। जो ये बाकी के जो लोग हैं वो मिलकर एमिनेंट ज्यूरिस्ट को डिसाइड करते हैं। और ये जो पर्टिकुलर लोग हैं 5 मेंबर्स हैं जो
5 मेंबर्स का यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी होता है। ये कौन है 5 मेंबर्स, ये आपको पता होना चाहिए। डू नॉट थिंक भाई ये नहीं पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए आपको। ओके, तो ये पर्टिकुलर 5 मेंबर जो होते हैं ये यहाँ पे प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं कि भाई किसको यहाँ पे लोकपाल बनाना है। ओके, रिमेंबर नॉट लोकायुक्त, ये सिर्फ आपकी रिकमेंडेशन जो है लोकपाल के लिए है। ओके, अब यहां पे आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये आपका जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये लीगल रीजनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुरिडिक्शन के बेस पे, पावर्स के बेस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जुरिडिक्शन का मतलब होता है किसके ऊपर पे आपका यहां पे जजमेंट वैलिड होगा। तो जो लोकपाल होता है उसके पास में पावर होती है टू इन्वेस्टिगेट एंड टू प्रोसिक्यूट हु ऑल, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप ABCD ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंटली आपका यहां पे एक और ऐड कर लेंगे हम, एक तो कोई भी ऐसी एनजीओ जिसको 1 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग मिलती है फ्रॉम द गवर्नमेंट, या फिर 10 लाख से ज्यादा की फंडिंग मिलती है फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन एजेंसी, कोई भी फॉरेन हो सकता है, बट अगर किसी भी एनजीओ को 10 लाख से ज्यादा की फंडिंग मिलती है फ्रॉम अ फॉरेन सोर्स, और अगर 1 करोड़ से ज्यादा की मिलती है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो भी इसके अंदर में आएगी। और इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, गवर्नमेंट कंपनी जो होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उसके जो ऑफिशियल्स हैं वो भी लोकपाल की इसमें आते हैं। ओके, और इसके पास में पावर टू इनिशिएट प्रोसिक्यूशन एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी है। तो सिर्फ और सिर्फ यहां पे इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, वो यहां पे जो ट्रायल है वो भी इनिशिएट कर देगी और उसके बाद में उसके अगेंस्ट में एक्शन भी ले सकती है। और ऐसा भी नहीं कि लोकपाल ने कोई ऑर्डर पास किया है तो उसको फिर आपको कंफर्म कराना है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से। यस, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, बट उसको कंफर्मेशन कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक बाइंडिंग और फाइनल ऑर्डर होता है। ओके, सो रिमेंबर यहां पे ये पर्टिकुलर पावर होती है। इसमें अगर एक एक्सक्लूजन की बात करी जाए तो सिर्फ एक ही एक्सक्लूजन है, वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज। जुडिशरी का मतलब ये मत समझ लेना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स नहीं है, जुडिशरी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो इसके जुडिक्शन में नहीं आते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, और बिकॉज ये एक्सक्लूडेड है तो अभी जो लोकपाल ने ये जजमेंट दिया है कि भाई हाई कोर्ट जजेस के अगेंस्ट में भी यहां पे आप लोकपाल जो एक्शन ले सकता है, इसलिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट जो है उसने इसको स्टे लगाया है। ओके, और यहां पे रहे आपके 3 वन लाइनर जो आपके एलेट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि भाई अगर आपसे पूछा जाए पहला लोकपाल का चेयरपर्सन कौन था, तो वो थे जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। और आपसे पूछा जाए करंट लोकपाल चेयरमैन, तो ये आपको मुझे बताना है, मैं जानबूझ के नहीं इंक्लूड करा बिकॉज आप न्यूज भी रीड करोगे तो वहां पे भी ये मेंशन है। और इसके अलावा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, पहली स्टेट जिसने लोकायुक्त अपॉइंट किया है वो है महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अब आपकी। हिंदूज में FIIs टर्न नेट बायर्स ऑफ इंडियन स्टॉक्स फर्स्ट टाइम इन 4 मंथ्स। तो ये जो पर्टिकुलर न्यूज है ये इंपॉर्टेंट इसलिए, अगर आप ये ग्राफ भी देख पा रहे हैं कि इंडिया के अंदर में आपके जो फॉरेन से पैसा आ रहा था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा था, वो पिछले 1 साल से नेगेटिव जा रहा था। मतलब कि पैसा आ कम रहा था, यहां से पैसा बाहर जा, वो वापस से निकाल रहे थे, विच मीन्स कि जो पर्टिकुलर FIIs है उनका 1 साल में इंडियन मार्केट के ऊपर पे कि इंडिया में पैसा बन सकता है, वो ट्रस्ट कम हो गया था। और अब क्या हुआ है, आफ्टर 4 मंथ्स, फर्स्ट टाइम इन 4 मंथ्स, यहां पे जो FIIs हैं वो यहां पे अब ज्यादा पैसा लगा रहे हैं रेदर देन पैसा निकल रहा है। नेट बायर मतलब कि कुछ यहां पे बाय किया जा रहा है, कुछ यहां पे सेल किया जा रहा है। तो अभी तक नेट सेल किया जा रहा था पिछले 4 महीने से, 4 महीने में पहली बार हुआ है कि अगर टोटल देखा जाए तो पैसा आया ज्यादा है, बाहर गया कम है। ओके, यानी कि वापस से कुछ ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। तो यहां पे ये तो हुआ इस न्यूज के बारे में, बट आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट इवन नो कि ये FDIs FIIs होती क्या है। ओके, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर बात करी जाए तो इंडिया में 4 टाइप से आप FDIs या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आप क्लासिफाई कर सकते हो। एक तो है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, का फुल फॉर्म भी पता पूछ लिया जाता है। फिर आता है आपका FPI या FII। FPI स्टैंड्स फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और FII स्टैंड्स फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है FDI FPI में, ये भी पूछ लिया जाता है। तो जो FPI होता है इसके अंदर में आपका सेक्टर के अंदर में या फिर मैं कहूं कि आपका ऑन प्लेस, ऑन लैंड आपका इन्वेस्टमेंट होता है।
ठीक है, तो यहां पे पर्टिकुलर जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट होता है उसमें आपका सेक्टर के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है एंड आपको एक विजिबल, एक टेंजिबल इन्वेस्टमेंट दिखता है। इसका एग्जांपल समझ लीजिए कि एप्पल इंडिया में आके एप्पल स्टोर ओपन कर देता है, तो वो एफडीआई का एग्जांपल हो जाएगा कि एप्पल स्टोर ओपन हुआ है, आपको दिख रहा है कि एप्पल स्टोर ओपन किया गया। दूसरी तरफ पे होते हैं एफपीआई और एफआईआईस। यहां पे जो ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट होता है ये एक्चुअल में ऑन प्लेस नहीं होता है, ऑन लैंड नहीं होता है। यहां पे इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक्स के अंदर में, यानी आपके जो शेयर मार्केट है, स्टॉक्स है, उनके जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे एक म्यूचुअल फंड है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है स्टॉक मार्केट का, रेदर देन कि मैं एक्चुअल में एप्पल स्टोर ओपन कर रहा हूं। यहां पे समझिए कि एप्पल ने क्या करा है, एप्पल ने यहां पे टाटा के शेयर्स बाय कर लिए। तो यहां पे अब टाटा जो है वो चाहे तो इन्वेस्टमेंट करे, चाहे तो नहीं करे, बट एप्पल ने यहां पे एप्पल का स्टोर ओपन नहीं करा, एप्पल ने टाटा के अंदर में शेयर्स बाय कर ली। ओके, तो ये पैसा इंडिया में तो आया है, बट वो एक्चुअल में लैंड पे या आपका एक्चुअल में जाके अप्लाई किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, एक्चुअल में फैक्ट्री ओपन होती है नहीं होती, वो हमें नहीं पता। यहाँ पे शेयर मार्केट में किया तो एफडीआई जो होती है, बिकॉज यहाँ पे स्टोर ओपन किया है, तो ऐसा तो नहीं कि मैंने आज स्टोर ओपन किया, मैं 3 दिन बाद वापस स्टोर बंद कर दूंगा, मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। और एफपीआई एफआईज होते हैं बिकॉज शेयर मार्केट में होता है और यहाँ पे उसको ट्रेड करना बहुत ईजी है, तो एफआईएस को जब भी लगता है कि मुझे यहाँ पे अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है तो वहां से वो बैक ऑफ कर लेते हैं। तो यही हो रहा था कि एफडीआई इजी नहीं है कि इतनी इजीली वहां से निकल जाए, बट एफआईआई जो है ये बहुत ज्यादा आपकी फ्लक्चुएट होती हैं। ओके, इसके बाद थर्ड टाइप की जो एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। अब ये क्या होती है, तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग ईसीबी बोला जाता है। जो पर्टिकुलर इंडियन कंपनीज हैं जो बाहर से लोन लेती हैं उनको ईसीबी बोला जाता है। रिमेंबर, गवर्नमेंट नहीं ले रही है लोन, यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी, एग्जांपल के लिए टाटा है, रिलायंस है, जिंदल है, ये सब जो कंपनीज हैं ये फॉरेन की किसी गवर्नमेंट से या फॉरेन की किसी कंपनी से या फॉरेन बैंक से यहाँ पे पैसा ले रहे हैं, इनको बोला जाता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। ओके, इकोनॉमिक्स में मैं बार बार बोलता हूं, सब स्टूडेंट्स को ये बोलता ही रहता हूं मैं कि इकोनॉमिक्स में बहुत फैंसी टर्म्स यूज होते हैं, एक्चुअल में सिंपल मीनिंग होता है। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग क्या होते हैं भाई, फॉरेन लोन्स होते हैं कि जो इंडियन कंपनी ने ले लिया। इसके अलावा एक और टर्म है एफवीसीआई, फॉरेन वेंचर्स कैपिटल इन्वेस्टर्स। तो ये एक टाइप ऑफ एफआईआई कह दीजिए जो बेसिकली आपके स्टार्टअप्स के अंदर में दी जाती है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जिनके पास में बहुत पैसा होता है और वो बिना किसी रिटर्न के शेयर लेने के लिए कंपनी में ये पर्टिकुलर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कि मान लो कोई नया फ्लिपकार्ट है, उसका स्टार्टअप था, अभी उसकी वैल्यूएशन करी उन्होंने 2 करोड़ रुपए और उसके अंदर में उन्होंने लेट्स से कि 25 लाख रुपए दिए कि मेरे को आप यहाँ पे करीब 20% शेयर इस पर्टिकुलर कंपनी में दे दीजिए। इस बेसिस पे आपका जो एफवीसीआई है वो एक टाइप ऑफ आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। इसको एफआईआई की कैटेगरी भी बोला जा सकता है, बट यहाँ पे हम इसको अलग से क्लासिफाई करते हैं। तो चार टाइप से आप एफआईआई को कर सकते हो, बट प्राइमरली ये 2 हो सकता है आपको कहीं नहीं मिले। टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कई बार सिर्फ एफडीआई और एफआईआई का बोला जाता है, दैट इज आल्सो करेक्ट, वो भी गलत नहीं है, बिकॉज प्राइमरी मोड ऑफ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है जो वैल्यू टर्म्स में अगर देखा जाए तो वो एफडीआई एफआईआई होता है। ये जो होता है इनके कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो मेजर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो अगर टाइप पूछा जाए तो आप एफडीआई और एफआईआई भी लिख के आते हो, वैसे तो आपको लिखना नहीं है, तो वो भी करेक्ट ही होगा। ओके, आगे मूव करते हैं। Who regulates foreign investment? तो यहां पे आपको ये समझना है कि एफडीआई में बिकॉज यहां पे फॉरेन पैसा जमीन पे लगाया जा रहा है, लैंड पे लगाया जा रहा है, तो ये पर्टिकुलर आरबीआई यहां पे करती है। आपका यहां पे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो तो इन्वॉल्व रहेगी हर जगह, ठीक है। तो रिमेंबर ऐसे मत समझ लेना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री उसका जो डिपार्टमेंट है डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म बताइए भाई, आप ही बता दीजिए मुझे, डिपार्टमेंट है एक ही। ओके, तो वो पर्टिकुलर अपने रेगुलेशंस बनाएगा एफडीआई के लिए, एफआईएस के लिए, बट आरबीआई जो एफडीआई को रेगुलेट करती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करती है, और सेबी जो है वो एफपीआई को यहां पे रेगुलेट करती है। एक बार मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आने के बाद जो उन पे रेगुलेशन लगते हैं वो सेबी करती है। आरबीआई जो है कि कहां पे पैसा आएगा, कितना आ सकता है, क्या पैसा नहीं आ सकता है, अगर उनको निकालना है तो कितना टैक्स लगेगा, ला रहे हैं तो क्या टैक्स लगेगा, कितने साल बाद निकाल सकते हैं, इमीडिएटली निकाला जा सकता है या नहीं, कोई पेनल्टी है या नहीं, ये सब आरबीआई डिसाइड करता है, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको वन लाइनर के क्वेश्चन में अगर आपको दूं तो वो हो जाएंगे कि भाई आपके इंडिया में जो कंट्रीज हैं, कौन सी कंट्रीज हैं जो एफडीआई और एफआईआई लाती हैं। अब यहां पे एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये जो सिंगापुर और मॉरिशस दे रहे हैं, यहां पे ये अपनी पोजीशन हर महीने एक्सचेंज करते हैं। तो हो सकता है कि आप कोई डेटा पढ़े, वहां पे आपको मॉरिशस फर्स्ट पे मिल जाए, हो सकता है कहीं पे आपको सिंगापुर फर्स्ट मिल जाए। अभी जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से एफडीआई जो है सिंगापुर सबसे ज्यादा है, सेकंड नंबर पे मॉरिशस है और थर्ड पे यूएस है, फोर्थ पे नीदरलैंड और जापान है।
ओके, बट एफडीआई जहां पे एक्चुअल में पैसा जमीन पे लग रहा है, सिंगापुर से सबसे ज्यादा आता है, फिर मॉरिशस से आता है, फिर यूएस से आता है। बट अगर एफपीआई और एफआईएस की बात हो, सबसे ज्यादा पैसा यूएसए से, फिर यूके, फिर सिंगापुर, लक्समबर्ग एंड हांगकांग। यहां पे भी ये दोनों पोजीशन चेंज करते रहते हैं, बट यहां पे यूएसए हैज बीन द वन जो हमेशा टॉप यहां पे आपका सोर्स रहा है एफपीआई का। ओके, अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है, भाई ये तो हो गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया, व्हाट अबाउट इंडियन इन्वेस्टमेंट गोइंग आउटसाइड इंडिया, वो सब ज्यादा कहां जाता है? तो ये चेंज नहीं हुआ है बहुत सालों से, और वो रहा है सिंगापुर। ओडीआई हो जाएगा आपका नॉट वनडे इंटरनेशनल बट आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन में इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडियंस, तो ये गया है सिंगापुर। ठीक है, तो ये डेटा हो जाएगा आपका एफडीआई और एफपीआई का, और वन लाइनर भी हमने यहां कवर कर लिए। ओके, पूरा डिटेल में कवर है अपना सारा। नेक्स्ट पे आती इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, अपीलेट कोर्ट्स कैन मॉडिफाई आर्बिट्रल अवार्ड सुप्रीम कोर्ट। तो अभी कुछ दिन पहले ही हमने आर्बिट्रेशन को डिटेल में डिस्कस किया था। अब वहां पे मैं आपको यही समझा रहा था कि आर्बिट्रेशन को हमें अगर प्रमोट करना है तो एक रिक्वायरमेंट तो वो होती है कि हमारे जो आर्बिट्रल अवार्ड्स हैं वो फाइनल होने चाहिए, बाइंडिंग होने चाहिए। इट शुड नॉट बी द केस कि मैंने आर्बिट्रेशन कर लिया और उसके बाद में कोर्ट सिस्टम में भी मुझे जाना पड़ रहा है और वहां पर भी मैं कभी कंफर्म करा रहा हूं, कभी अपील कर रहा हूं, एक्सेट्रा। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो अपीलेट कोर्ट है, बेसिकली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अगर आप अपील करने जाते हो तो वहां पे वो चाहें तो आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहां पे मॉडिफिकेशन में क्या इशू है कि मान लो आर्बिट्रल अवार्ड दिया गया और मान लो आर्बिट्रल अवार्ड में कुछ ना प्रोसीजर में कुछ गलत किया गया था और वजह से जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो गलत है। अब मॉडिफिकेशन का मतलब है कि मैंने उस जो अवार्ड दिया गया है उसमें वो चेंज कर दिया और फिर वो पार्टीज को प्रोवाइड कर दिया, यानी मैंने अपना जो अवार्ड दिया गया उसमें चेंजेस कर दिए। अब यहां पे जो आपका आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट है उसका ये इंटेंशन नहीं था कि अपीलेट कोर्ट जो है वो आर्बिट्रल अवार्ड को यहां पे मॉडिफाई करे। आपका जो आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट है वो ये कहता है कि अगर कोई प्रोसीजरल इर्रेगुलरिटी है, मतलब कि आर्बिट्रल अवार्ड में कुछ गलत करा गया है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में आप अवार्ड को सेट असाइड कर दोगे, मतलब वो एंड हो जाएगा, मतलब कि आप उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करोगे, उसको सेट असाइड किया जाएगा कि वो वैलिड नहीं है और अब यहां पे आके अगर कोर्ट केस फाइल करना है या वापस से आर्बिट्रेशन करना है वो पार्टी डिसाइड कर सकते हैं, बट वो अवार्ड जो है वो वैलिड नहीं। यहां पे अब क्या अलाउ कर दिया गया है कि आपका जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो अपीलेट कोर्ट्स मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और यहां पे जो डाइसेंडिंग 4:1 में 5 जजेस की बेंच थी जिसमें एक जज ने जिसने एग्री नहीं करा है 4 के साथ, उसने यही कहा है भाई कि जो पर्टिकुलर ऑर्डर है सेक्शन 34 जो है वो कहता है कि आप इसको सेट असाइड कर सकते हैं, आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। यहां पे क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि यहां पे जो आर्बिट्रल अवार्ड है उसको मॉडिफाई किया, और उनका लॉजिक सिंपल सा है भाई कि यहां पे सेट असाइड करने से अननेसेसरी का वापस से प्रोसेस इनिशिएट होगा, अननेसेसरी का पैसा लगेगा, टाइम कंज्यूम होगा। तो जब यहां पे सुप्रीम कोर्ट केस आ ही चुका है, हाई कोर्ट में केस आ ही चुका है, तो यहां पे मॉडिफाई ही कर देते। तो उनका ये आर्गुमेंट था। और अब आपको क्या समझना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है या अपीलेट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है, उनके पास में आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई करने की भी पावर है। तो प्लीज कहीं पे अगर आपने, आई थिंक 28 अप्रैल को हमने डिस्कस किया था आर्बिट्रेशन, वहां पे आपने नोट्स बनाए आर्बिट्रेशन के, तो वहां पे ये ऐड कर लीजिए कि भाई जो आर्बिट्रल अवार्ड्स होते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड ही नहीं, इट कैन सेट असाइड और मॉडिफाई द अवार्ड आल्सो। तो ये एक बड़ा अपडेट आया है आपके रिगार्डिंग दिस आर्बिट्रेशन। ओके, तो यही पर्टिकुलर पॉइंट्स है जो यहां पे करे गए। जैसे इसमें से थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा अगर समझ पाए तो, बट व्हेन द इनवैलिड पोर्शन इज सेपरेबल फ्रॉम द वैलिड पोर्शन, तो मान लो कि 2 इसमें अवार्ड दिया गया जिसमें पॉइंट 1 में ये रेमेडी दी गई, सेकंड पॉइंट में दूसरी रेमेडी गई। अब यहां पे फर्स्ट पॉइंट जो है वो अप्लाई किया जा सकता है विदाउट अप्लाइंग द सेकंड। तो यहां पे ऐसा कोई पोर्शन जो इनवैलिड लग रहा है उसको यहां पे रिमूव कर दिया जाएगा, जो वैलिड पोर्शन है वो अलाउ कर दिया जाएगा। ओके, और इस बेसिस पे वो पर्टिकुलर ऑर्डर किया जा सकता है। कोई भी क्लैरिकल, कंप्यूटेशनल, टाइपोग्राफिकल एरर है उसको करेक्ट किया जा सकता है। पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट कुछ देना है तो वो दिया जा सकता है। मतलब मान लो कि मैंने डिसाइड करा कि कोई डिस्प्यूट था और एक पार्टी ने बोला कि मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए, आर्बिट्रल अवार्ड में दिया गया कि ठीक है 10 नहीं, आपको 12% मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर कोर्ट है उसको चाहे तो वो पोस्ट अवार्ड में इंटरेस्ट को चेंज, मॉडिफाई कर सकती है, 12 का 13 कर सकती है और 12 का 9%, 10% भी कर सकती है। तो ये सब मॉडिफिकेशन की जो पावर है वो उसमें ले ली। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर बोला है इन 4 जजेस ने कि जो पर्टिकुलर ग्राउंड्स हैं वो लिमिटेड ही होंगे, मतलब हर कोई सा आर्बिट्रल अवार्ड नहीं, लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस के अंदर में किया जा सकता है। और यू कैन से कि ये पर्टिकुलर चीज है जो करी जा सकती है, बट ऑन रिस्ट्रिक्टेड लीगल ग्राउंड्स ओनली। ओके, तो यहां पे ये है।
142 का एग्जांपल यहां दिया हुआ है, ये भी हमने उस दिन भी डिस्कस किया था। आर्टिकल 142 क्या होता है? तो आर्टिकल 142 है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिली हुई है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है टू डू कंप्लीट जस्टिस। तो अगर कोई ऑर्डर है, कोई भी, चाहे वो सुप्रीम हाई कोर्ट का ही ऑर्डर क्यों ना, सुप्रीम कोर्ट का खुद का ऑर्डर क्यों ना हो, लोकल कोर्ट का ऑर्डर है या गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर है, कोई जजमेंट है, कोई डिक्री है जिससे इनजस्टिस हो रहा है, तो आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है, ऑल्दो कहीं और उसके पास में पावर नहीं है और कहीं पे कोई रेमेडी नहीं है, तो आर्टिकल 142 के अंदर में मॉडिफाई करके वो ये पर्टिकुलर दे सकते। तो एग्जांपल के लिए, अगर आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के अंदर में जो पर्टिकुलर प्रोविजंस है, कोई अवार्ड से इनजस्टिस हो चुका है और अब कोई और रेमेडी नहीं है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट में, आर्बिट्रेट अवार्ड जो है वो फाइनल हो चुका है, तो 142 के अंदर में भी अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट उसे मॉडिफाई कर सकता है। तो कुल मिला के बात क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई करने की जो पावर है वो बस अपने पास अब रख ली है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, यूक्रेन रेडी टू साइन की मिनरल्स डील विद यूएस इन बिड टू मैन टाइज विद ट्रम्प। तो यहां पे रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प जो है, डीटी जो है आपके, वो बेसिकली, आई होप डीटी का फुल फॉर्म पता हो आपको जो हमने रखा है, ठीक है। एनीवे क्लैट प्रेप स्टूडेंट्स को तो पता है डीटी का मतलब क्या है, ठीक है। तो जो डीटी है वो यहां पे क्या कर रहे हैं, वो यहां पे यूक्रेन को फोर्स कर रहे हैं कि भाई आप अगर चाहते हैं कि आपका यूएस सपोर्ट करे इस पर्टिकुलर वॉर के अंदर में, आपको जो यहां पे आर्म्स एंड एम्यूनिशन की हेल्प चाहिए जिसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो आपको यहां पे यूएस के साथ मिनरल डील साइन करनी पड़ेगी। और यहां पे तो न्यूज आई है कि यहां पे यूक्रेन रेडी है और आज अपडेट हो चुका है ये कि यूक्रेन ने ये पर्टिकुलर डील साइन कर ली है। ओके, तो यहां पे यूक्रेन जो है इट इज रिच इन वेरी मिनरल्स, वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स, जिनको हम क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं, जिनको हम क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में क्रिटिकल मिनरल्स की एक डेफिनेशन भी रीड कर लेंगे। और यहां पे यूक्रेन ने ये पर्टिकुलर डील साइन कर ली यूएस के साथ में, जिसमें वो जो पर्टिकुलर यूएस की कंपनीज हैं उनके पास में एक्सेस होगा टू बेसिकली एक्सप्लॉइट यूक्रेन्स क्रिटिकल मिनरल्स। तो यहां पे यूएस ने क्या करा है, उसकी मजबूरी का फायदा उठा के यूक्रेन से उसके जो मिनरल्स हैं उनको यहां पे अपने हाथ में ले लिया। कौन कौन से की मिनरल्स इन्वॉल्व है? टाइटेनियम, यूरेनियम, लिथियम एंड अदर रेयर अर्थ मिनरल्स। रेयर अर्थ मिनरल्स या एलिमेंट्स है, इनकी भी हम एक डेफिनेशन समझ लेंगे। ओके, तो यहां पे जो यूएस है इसका इंटरेस्ट क्या है? तो यूएस का इंटरेस्ट ये है कि भाई कि अभी जो पर्टिकुलर रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं या क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, इसमें मेजॉरिटी ऑफ जो मिनरल्स हैं आपके, वो आपके यहां पे रिफाइन करे जाते हैं, प्रोड्यूस या रिफाइन किए जाते हैं फ्रॉम चाइना। और यूएस और चाइना की पड़ती नहीं है, ये बेसिकली एकदम एक कोल्ड वॉर टाइप की सिचुएशन में है। तो यहां पे यूएस जो है वो ऑल्टरनेटिव सर्च कर रहा है, किसका? आपके चाइना के मिनरल्स का। उसके लिए इसने एक मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी लॉन्च करी जिसका इंडिया भी पार्ट है। और इफ यू नो, इंडिया ने और यूएस ने मिलकर यूएस ट्रस्ट इनिशिएटिव करा है जिसके अंदर में वो क्रिटिकल मिनरल्स, फार्मा और इन्हीं को यहां पे प्रमोट कर रहे हैं। ओके, यूक्रेन का यहां पे क्या पर्टिकुलर साइड है? तो भाई बहुत सिंपल सा है भाई, उसको यहां पे मिलिट्री एड चाहिए, फॉरेन एड चाहिए, और यूएस जो है वो सबसे बड़ा यहां पे उसको आर्म्स एंड मिशन प्रोवाइड करने का है। सो मच सो कि भाई बहुत टाइम बाद सिप्री की जो लिस्ट आई है उसमें इंडिया लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर नहीं रहा है, यूक्रेन सबसे लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर बन चुका है। ओके, तो ये इनका है। अब यहां पे क्रिटिकल मिनरल्स हम बार बार पढ़ रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? तो सिंपल समझिए, मिनरल्स जो क्रिटिकल हैं मॉडर्न इंडस्ट्रीज के लिए। तो आज के टाइम में कोई भी जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं उसको अगर मुझे प्रमोट करना है तो मुझे क्रिटिकल मिनरल चाहिए। इसको कैसे डिफाइन किया गया? तो एसेंशियल मिनरल्स दैट आर क्रूशियल फॉर नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो इन पर्पस के लिए जो भी मिनरल होगा उससे मैं क्रिटिकल मिनरल कॉल कर दूंगा। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां पे लिख सकते हैं, इंडिया ने अभी इंडिया कितने क्रिटिकल मिनरल्स रिकॉग्नाइज करता है? तो इंडिया रिकॉग्नाइजेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 30 क्रिटिकल मिनरल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया ने कितने क्रिटिकल मिनरल्स को रिकॉग्नाइज किया है? 30 को रिकॉग्नाइज किया है। दूसरा, एक और आप टर्म पढ़ रहे हो, रेयर अर्थ मिनरल्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब जो ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं ये क्रिटिकल मिनरल्स का ही सब पार्ट है, और ये रेयर अर्थ इसलिए होते हैं बिकॉज इनकी और मिलना, इनको कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर कहीं पर अवेलेबल भी हैं तो इनको कमर्शियली यहां पे एक्सप्लॉइट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और यहां पर भी टोटल डोमिनेंस है चाइना की। तो यहां पे जो यूएस है, इंडिया, एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू क्रिएट इट्स ओन रिसोर्सेज, इट्स ओन माइनिंग फॉर क्रिटिकल मिनरल्स और रिफाइनिंग प्रोसेस ऑल्सो फॉर क्रिटिकल मिनरल्स इंक्लूडिंग रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो यहां पे जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है ये भी 17 इन नंबर है।
ठीक है, ये तो होते ही टोटल 17 है। रेयर अर्थ एलिमेंट कितने हैं? 17 है। क्रिटिकल मिनरल्स आपके हर कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके हिसाब से कौन से मिनरल नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया के हिसाब से 30 है। रेयर अर्थ एलिमेंट चाहे इंडिया हो, यूएस हो, कोई भी हो, यूनिवर्सल है वो 17 इन नंबर होते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको रेयर अर्थ एलिमेंट के अब आप देख ही लीजिए। यहाँ पे लिथियम जो है उसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रन कहां से करेगा? आज के टाइम में जो बैटरी टेक्नोलॉजी है एज ऑफ नाउ तो लिथियम पे ही डिपेंडेंट है। ओके, तो ये है यूरेनियम। जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स है वो यूरेनियम पे रन कर रहे हैं आज के टाइम में, तो उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के तो ये सारी न्यूज आइटम्स हो गए। आई थॉट कि अभी एक दो और होंगे, बट हमने प्राइमरली सारी इंपॉर्टेंट न्यूज जो थी वो सारी कवर कर लिए। इन केस आपको लगता है कि कोई और टॉपिक हमें और कवर करना चाहिए था न्यू हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, उसको किसी और सेशन में हम यहाँ कवर कर लेंगे। ओके, सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडेज सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।